सुरेंद्र मोहन पाठक विमल सीरीज का वृहद उपन्यास एक और चेहरा। मेरा नया चेहरा आपकी धरोहर है। मैं आज जिंदा हूं तो आपकी वजह से, जिंदा और आजाद हूं तो आपकी वजह से, जिंदा और आजाद रहकर नया चेहरा हासिल करने लायक अपनी औकात बना पाया तो आपकी वजह से। तारकपुर में आपने मेरे लिए जो कुछ किया वो कोई अपने किसी सगे वाले के लिए भी नहीं करता। मेरी जिंदगी आपकी अमानत है, आप इसके मालिक हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि कम से कम आपको मेरे नए चेहरे की जानकारी जरूर होनी चाहिए। अब आप और सिर्फ आप मेरी दोनों सूरतों से वाकिफ हैं, इसलिए आप जब चाहें मेरे नए चेहरे की पोल खोल सकते हैं और मुझे गिरफ्तार करा सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गॉगल गुरु ऑडियो बुक पर। आप सुन रहे हैं पेड ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत एक और चेहरा, जो कि आपका पसंदीदा उपन्यास है की ऑडियो बुक को। होटल सी व्यू की मार्की में एक टैक्सी रुकी और उसमें से एक कोई 40 साल का गठीले बदन वाला निहायत सख्त चेहरे वाला व्यक्ति बाहर निकला। उसका नाम श्याम डोंगरे था और वह कंपनी का मौजूदा सिपह सालार था। होटल सी व्यू, जो मुंबई के बादशाह राज बहादुर बखिया उर्फ काला पहाड़ की सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल के हाथों मौत के बाद उजड़ कर रह गया था, अब इकबाल सिंह की मिल्कियत में था और फिर से जगमग जगमग कर रहा था। वह एक 5 स्टार डिलक्स रेटिंग वाला होटल था और उसकी 18 मंजिली इमारत आधुनिक वास्तुकला की भव्यता का अद्वितीय करिश्मा था। वह होटल राज बहादुर बखिया की जिंदगी में अमेरिका तक फैले उसके एम्पायर का हेडक्वार्टर था। बखिया की मौत के बाद सोहल की धमकी के रूप में इकबाल सिंह कुछ दिन खामोश बैठा था। सोहल उसकी जान बख्शी करते वक्त उसे यह धमकी देकर गया था कि अगर उसने बखिया की जगह बखिया बनने की कोशिश की तो वह उस पर कहर बनकर टूटेगा। लेकिन बखिया की इतनी बड़ी बादशाहत हथियाने का प्रलोभन वह थोड़े ही अरसे छोड़े रह सका था। कंपनी के बखिया समेत सारे नामचीन ओहदेदार मारे जा चुके थे और कंपनी टूटती बिखरती जा रही थी। कंपनी का यही इकलौता ओहदेदार था जो जीवित बाकी था। कंपनी से संबंधित लोगों की उम्मीद भरी निगाहें उसकी तरफ उठी हुई थी, लेकिन वह था कि सिर ही नहीं उठा रहा था। लेकिन फिर जब उसने कंपनी पर एक प्यादे से जरा बेहतर स्थिति वाले ओहदेदार को हावी होते पाया तो उसका खून खौल उठा। उसने सोहल की धमकी को नजरअंदाज करके कंपनी का दावेदार बनकर दिखा दिया। एक बार उसके सिर उठाने की देर थी कि सब उसके कदमों पर लौटने लगे। आखिर पिछले दिनों मुंबई के अंडरवर्ल्ड में हुए मौत के तांडव में वही तो इकलौता शख्स था जो बखिया की जगह लेने लायक ऊंचे दर्जे का ओहदेदार था। इकबाल सिंह बखिया बन गया, मुंबई के अंडरवर्ल्ड का नया बादशाह बन गया। कंपनी का हेडक्वार्टर होटल सी व्यू फिर से आबाद हो गया। होटल सी व्यू की दूसरी से 5वीं मंजिल तक के तमाम कमरे और सुइट कंपनी के एम्पायर के अत्यंत महत्वपूर्ण लोगों के लिए सुरक्षित थे। उन 4 मंजिलों पर किसी अनाधिकृत व्यक्ति के कदम पड़ना असंभव था। अलबत्ता बाकी मंजिलों पर विधिवत आधुनिक 5 स्टार होटल चलता था। मुंबई शहर में सोहल द्वारा मचाए गए उस कोहराम से पहले, जो कि बखिया की मौत पर जाकर खत्म हुआ था, वहां ठहरे किसी मेहमान को कानों कान खबर नहीं होती थी कि वह होटल कंपनी के नाम से जानी जाने वाली किसी माफिया स्टाइल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर था। किसी को यह पता तक नहीं लगता था कि होटल की दूसरी और 5वीं मंजिल के बीच की 4 मंजिलों में और बाकी मंजिलों में कोई फर्क था। अब सोहल की मेहरबानी से कंपनी की वो गोपनीयता तो भंग हो गई थी, लेकिन होटल चूंकि एयरपोर्ट के पास था और उसे अधिकतर टूरिस्ट ट्रेड हासिल था, इसीलिए इस बात से होटल के बिजनेस पर कोई भारी फर्क नहीं पड़ा था। अलबत्ता स्थानीय अभिजात्य वर्ग में अब होटल सी व्यू को गुंडे बदमाशों के अड्डे के नाम से ही जाना जाता था। ऐसी एक बार तबाह होकर सिर उठाती कंपनी का सरगना अब इकबाल सिंह था। सोहल की धमकी के मद्देनजर वह तलवार, जिसे वह अपने सिर पर अभी भी लटकती दिखाई देती थी, उसे हाल ही में मुंबई में घटी फ्रेंच पेंटिंग्स की चोरी और उनके बदले में दी जाने वाली फिरौती की घटना के साथ जब सोहल का नाम जुड़ा पाया गया तो उसके छक्के छूट गए थे। अगर सोहल मुंबई में सक्रिय था तो क्या वह इस हकीकत से अनजान होगा कि इकबाल सिंह ने उसकी धमकी पर अमल नहीं किया था? जिस शख्स के बारे में वह यह उम्मीद
कर रहा था कि वह अपनी प्रेमिका की मौत के गम में दीवाना होकर जंगल जंगल भटकने और उसकी फिराक में जान देने चला गया था। वह जब मुंबई में एन कंपनी की नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात करने में कामयाब हो गया था तो किसी भी दिन उसका इकबाल सिंह तक पहुंच जाना कोई बड़ी बात ना होता। इकबाल सिंह बखिया की बादशाहत में बहुत वरिष्ठ ओहदेदार रहा था और खुद एक खतरनाक गैंगस्टर था। लेकिन बखिया के कत्ल के बाद से सोहल का कुछ ऐसा आतंक उस पर हावी हो गया था कि उसके ख्याल से ही वह कांप उठता था। आज उसी खौफ से प्रेरित होकर उसने अपने सिपह सालार को तलब किया था। डोंगरे होटल की चौथी मंजिल पर स्थित इकबाल सिंह के 4 कमरों वाले स्वीट के ड्राइंग रूम में पेश हुआ। इकबाल सिंह लगभग 50 साल उम्र का गेंडे जैसे शक्ल सूरत और आकार वाला गढ़वाली था, जो कि अपनी किशोरावस्था से ही मुंबई में आकर बसा हुआ था। उसका कोई पता लगा? वह सख्ती से बोला। डोंगरे ने इनकार में सिर हिलाया। मुंह से बोल। इकबाल सिंह भुनभुनाया, मेरे सामने मुंडी मत हिला। नहीं लगा। यह तो पता लगा होगा कि वो मुंबई में था भी या नहीं, अभी भी यहीं कहीं छुपा हुआ है या आकर चला गया। मुंबई में तो वो यकीनन था। डोंगरे भारी स्वर में कह उठा, यह साबित हो चुका है कि फ्रेंच पेंटिंग्स की चोरी की और उनकी फिरौती हासिल करने की सारी योजना उसकी थी। उस वारदात में सोहल का हाथ होने की तस्दीक तो पुलिस भी कर चुकी है। तो फिरौती की रकम तो बरसोवा बीच पर मचे खून खराबे के बाद पुलिस के हाथ लग गई थी। सोहल ने अगर दौलत हथियाने की खातिर वो सब कुछ किया था तो उसका मिशन फेल हो गया था। इस लिहाज से तो अगली किसी वारदात की ताक में वो यही हो सकता है। क्या यह जरूरी है कि अगली वारदात वह मुंबई में ही करेगा? जरूरी तो नहीं है, लेकिन यहाँ जैसे उसने अपने इतने सारे हिमायती जुटा लिए थे, वैसी सलाहियत दोबारा शायद उसे यहीं हासिल हो। उसके हिमायती तो सब मारे गए थे, नहीं क्या? जो मारे गए थे उन्हीं की पुलिस को खबर है। क्या पता मारे जा चुके लोगों के अलावा और लोग भी उसके साथ रहे हो। लेकिन इकबाल सिंह व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, कंपनी का सिपह सालार उनके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकता। वह मुंबई में जिसके चप्पे चप्पे में हमारे भेदिए फैले हुए हैं, सोहल को तलाश नहीं कर सकता। कोशिश जारी है, डोंगरे दबे स्वर में बोला, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा। साहब, मैं तो सिर्फ कोशिश ही कर सकता हूं। अगर मेरी कोशिश में कोई कमी हो तो तेरी कोशिश में ही कमी है। सोहल का हमारे हाथ न आना इस बात का सबूत है कि तेरी कोशिश में ही कमी है। ऐसा ना होता तो क्या अभी तक सोहल का काम तमाम ना हो चुका होता? लेकिन उसका काम तमाम होना तो दूर, हमें तो अभी तक यही नहीं मालूम कि वो मुंबई में है भी या नहीं। लेकिन साहब, मैं क्या करूं? मैं नहीं जानता तू क्या करे। तू कंपनी का सिपह सालार है, ऐसे कामों को कामयाबी से अंजाम देना तेरा काम है। बखिया के सिपह सालार दंडवते ने या मैक्सवेल परेरा ने, यहां तक कि घोर पड़े ने भी कभी बखिया से यह नहीं पूछा था कि वो क्या करे। डोंगरे, या तो सोहल को तलाश करके ला, या फिर मैं ऐसा आदमी तलाश करता हूं जो कि बतौर सिपह सालार तेरी जगह ले सके और अपने काम को तेरे से बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। ऐसा ना कीजिएगा। डोंगरे गिड़गिड़ाया, मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए, 2 हफ्ते, 1 महीना। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर या तो सोहल को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश कर देना, और या फिर जिंदगी भर दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। डोंगरे ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ क्षण खामोशी छाई रही बखिया के खिलाफ जंग में। फिर इकबाल सिंह ने खामोशी भंग की। जो सोहल के सहयोगी थे, तूने उनमें से किसी को टटोला? उनमें से बचा ही कौन है साहब? उसके सहयोगी तो शांताराम के भाई थे, तुकाराम को छोड़कर, जो कि सब मारे जा चुके हैं। तुकाराम को टटोला? हाल ही में टटोला था। वो अपने एक चमचे वागले के साथ अभी भी अपने चैम्बूर वाले मकान में ही रहता है। दोनों ही आजकल कुछ करने धरने के काबिल नहीं है। वो किस लिए? दोनों एक मोटर एक्सीडेंट में घायल हुए बताए जाते हैं। तुकाराम की एक टांग में कंपाउंड फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकता। वागले का कंधा टूटा हुआ है। वह चल फिर तो सकता है, लेकिन कुछ करने धरने के, खास तौर से सोहल जैसे शख्स की कोई कारामद मदद करने के काबिल नहीं है। सोहल उन्हीं के घर में तो नहीं छुपा हुआ है? नहीं, मेरी गारंटी। लेकिन जैसे ताल्लुकात उनके सोहल से रहे हैं, उनकी रूह में उनको सोहल की खबर हो सकती है। साहब, अगर ऐसी कोई खबर उन्हें है तो आप खुद जानते हैं कि वो खबर उनसे जबरदस्ती नहीं उगलवाई जा सकती। वे टॉर्चर से डरने वाले आदमी नहीं। ऐसा खुद काला पहाड़ ने आजमाया था कि वे जान दे देंगे लेकिन अपनी जुबान नहीं खोलेंगे। उनका मुंबई में कोई ऐसा सगा संबंधी भी नहीं
जिसको काबू में करके जिसके माध्यम से उन पर दबाव डाला जा सके। हम उनकी निगरानी तो करवा सकते हैं, उसमें क्या वांदा है। उनकी निगरानी करवा, उनकी 24 घंटों की निगरानी करवा। न जाने क्यों मेरा दिल गवाही देता है कि अगर सोहल मुंबई में किसी की मदद हासिल करेगा तो वह शांताराम का जिंदा बच गया वह भाई तुकाराम और उसका वह चमचा वागले ही होगा। ठीक है, मैं उनकी निगरानी का इंतजाम करवाता हूँ। जिस आदमी के घर से ये लोग सोहल और तुकाराम गिरफ्तार हुए थे, अकरम लॉटरी वाला, उसकी क्या खोज खबर है। वो तो तभी मुंबई से ऐसा गायब हुआ था कि आज तक दिखाई ना दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुंबई में ही हो लेकिन सिर्फ हमें दिखाई ना दे रहा हो। डोंगरे एक क्षण खामोश रहा, फिर अनिश्चित स्वर में बोला, मैं मालूम करूंगा। यही फर्क था राज बहादुर बखिया उर्फ काला पहाड़ में और इकबाल सिंह में। बखिया का कोई ओहदेदार, खास तौर से उसका सिपा सालार, बखिया के हुजूर में कोई गोलमोल जवाब देने की कल्पना नहीं कर सकता था, जबकि इकबाल सिंह को अक्सर एहसास तक नहीं होता था कि उसे ऐसे जवाब दिए जा रहे थे जिनसे साफ जाहिर होता था कि ऐसी कोई कोशिश तो की ही नहीं गई थी जो कि उसके सिपा सालार को अपना फर्ज मानकर उसके कहे बिना खुद करनी चाहिए थी। बकिया की बादशाहत में रिवाज काम करके दिखाने का था, काम ना होने की कोई सजती सी वजह बयान करने का नहीं था। एक बात मैं कहना चाहता था, फिर डोंगरे दबे स्वर में बोला, क्या हमारा एक कुरियर माल समेत पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। कौन कुरियर, कौन सा माल। सिंगापुर एयरलाइंस की एक एयर होस्टेस 2 किलो हेरोइन के साथ पकड़ी गई है। हरकत किसी भेदिये की मालूम होती है। पुलिस ने सीधे उसी पर हाथ डाला था। यह इकबाल सिंह के निजाम का दूसरा नुक्स था। बकिया की बादशाहत में कोई कंपनी के हितों के खिलाफ जाने की कल्पना तक नहीं कर सकता था। इकबाल सिंह के व्यक्तित्व में ऐसा दबदबा नहीं था। अब भेदिये धीरे धीरे सिर उठाने लगे थे। लड़की जुबान खोल सकती है, फौरन तो नहीं खोलेगी। पहले तो वह हमारी तरफ से कोई मदद हासिल होने का इंतजार करेगी। कोई मदद हासिल नहीं होगी तो जुबान खोलेगी ही। हम उसकी कोई मदद कर सकते हैं? आसानी से नहीं। जमानत उसकी होगी नहीं। उसको पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। बहुत बड़े पैमाने पर इंतजाम करना पड़ेगा। इतने बड़े ऑपरेशन के काबिल है वो नहीं। नुकसान क्या कर सकती है वो हमारा? खास कुछ नहीं। हमेशा की तरह हेरोइन का पार्सल उसने कमाटीपुर में आगे किसी को सौंपना था, लेकिन पार्सल रिसीव करने वाला आदमी हमेशा नया होता है, इसलिए वह उसके बारे में जानती कुछ भी नहीं होगी। फिर क्या वांदा है? पार्सल रिसीव करने जाने वाले आदमी को रोक ले, हेरोइन का गम खा ले और लड़की को फंसने दे। लड़की? डोंगरे धीरे से बोला, मुझे जानती है। क्या? 2 साल पहले उसको इस काम के लिए तैयार करने के वास्ते मैं उससे मिला था। तब बकिया साहब जिंदा थे और मैं कंपनी का सिपा सालार नहीं था। लड़की तो तेरी बाबत मुंह फाड़ भी चुकी हो सकती है। मुझे उम्मीद नहीं। ऐसा होता तो पुलिस अब तक मेरे सिर पर चढ़ दौड़ी होती। लड़की होशियार है। मेरे ख्याल से पहले वो पार्सल रिसीव करने वाले को पकड़वा कर ही पुलिस की मेहरबानियां हासिल करने की कोशिश करेगी। वैसा न हो पाने की सूरत में जाहिर है कि पुलिस का दबाव उस पर बढ़ेगा। तब वो टूट सकती है और मेरे बारे में अपनी जुबान खोल सकती है। यूं तो पुलिस कंपनी तक भी पहुंच सकती है। डोंगरे खामोश रहा। उसने अपने होठों पर जुबान फेरी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी हाँ। अब तू क्या करेगा? मैं क्या करूंगा? डोंगरे अनिश्चित भाव में बोला। यानी कि? इकबाल सिंह उसे घूरता हुआ बोला, यह भी मुझे ही बताना होगा कि ऐसा होने से रोकने के लिए मेरा सिपा सालार क्या करेगा? जी नहीं, जी नहीं, डोंगरे बौखलाया। मैं अभी लड़की को खलास कराने का इंतजाम करवाता हूँ। शाबाश। विमल ने शीशे में अपनी सूरत देखी। एक नया चेहरा उसे अपनी तरफ झांकता दिखाई दिया। वह एक नितांत अजनबी का चेहरा था। मशहूर इश्तिहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल उर्फ विमल कुमार खन्ना उर्फ गिरीश माथुर उर्फ बनवारी लाल तांगेवाला उर्फ रमेश कुमार शर्मा उर्फ कैलाश मल्होत्रा उर्फ बसंत कुमार मोटर मैकेनिक उर्फ नितिन मेहता उर्फ कालीचरण की सूरत की परछाई भी उस चेहरे में दिखाई नहीं दे रही थी। डॉक्टर अर्ल स्लेटर ने उसके पुराने मशहूर चेहरे पर नया नामालूम चेहरा जड़ने में कमाल बल्कि करिश्मा कर दिखाया था। धन्य करतार उसके मुंह से निकला। अपनी आवाज सुनकर वह और भी हैरान हुआ। आवाज उससे खुद ना पहचानी गई। आवाज में एक अजीब सी भर्राहट आ गई थी जिसकी वजह से वह खुद उसके लिए एक नितांत अजनबी की आवाज बन गई थी। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर स्लेटर ने उसकी सूरत बदलने की गारंटी की थी, लेकिन आवाज बदलने की बाबत सिर्फ उम्मीद जाहिर की थी। उसने कहा था कि वो वोकल कॉर्ड्स से सिर्फ मामूली छेड़छाड़ का ही जोखिम उठा सकता था, जिसकी वजह से आवाज मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकती थी
उसमें मामूली तब्दीली आ सकती थी या वह कतई नहीं बदली जा सकती थी। वोकल कॉर्ड से ज्यादा छेड़छाड़ से आदमी की बोलने की शक्ति के सदा के लिए समाप्त हो जाने का खतरा होता था। शीशे में से उसकी निगाह अपने पीछे खड़े डॉक्टर स्लेटर से मिली। डॉक्टर स्लेटर मुस्कुराया। विमल के होठों पर भी एक कृतज्ञ मुस्कुराहट उभरी। तुम खुशकिस्मत हो, डॉक्टर स्लेटर बोला, कि तुम्हारी आवाज में भी ऐसी मुकम्मल तब्दीली पैदा कर सका। शुक्रिया, विमल बोला। शुक्रिया अपने बनाने वाले का अदा करो, क्योंकि इसमें मेरी सर्जिकल स्किल से ज्यादा इत्तेफाक का तुम्हारे मुकद्दर का हाथ है। शुक्रगुजार होने के लिए अपने भगवान को याद करो। डॉक्टर भी भगवान का ही स्वरूप होता है। डॉक्टर मुस्कुराया और विमल बोला, दाता की करनी पर मेरा क्या जोर है। वो तो, उसका स्वर तनिक भाव विहल हो उठा। जिस तिस भावे लिए चलावे, जीव होवे फरमाणु, वही सब कुछ करने वाला है। मेरे जैसे पापी अधम इंसान के किए ना कभी कुछ हुआ है ना होने वाला है। तू करता करण में नाही, जा हो करी ना होई। डॉक्टर स्लेटर के चेहरे पर असमंजस के भाव आए, लेकिन वह मुंह से कुछ ना बोला। विमल ने फिर शीशे में अपने नए चेहरे को निहारा। 1 महीना पहले वह राजनगर नामक महानगर से कोई 32 मील दूर स्थित सोनपुर के नाम से जाने जाने वाले उस छोटे से वीरान इलाके में स्थित डॉक्टर स्लेटर के नर्सिंग होम में प्लास्टिक सर्जरी द्वारा नया चेहरा हासिल करने की नीयत से आया था। पिछली बार जब विमल वहां आया था तो डॉक्टर स्लेटर ने उससे बतौर फीस 5 लाख रुपए की मांग की थी। तब उसके पास 5 लाख रुपए नहीं थे, इसलिए उसे खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा था। इस बार डॉक्टर स्लेटर ने 10 लाख रुपए की मांग की थी। बकौल उसके वह कोई गोलियां देने वाला या नुस्खे लिखने वाला डॉक्टर नहीं था और न ही उसकी सेवाओं की कोई तयशुदा मुकर्रर फीस थी। वहां फीस का फैसला फीस देने वाले की क्षमता का, उसकी पेइंग कैपेसिटी का ध्यान में रखकर किया जाता था। पिछली बार विमल उर्फ सुरेंद्र सिंह सोहल 5 लाख की फीस के काबिल केस माना गया था, लेकिन अब अंडरवर्ल्ड में उसकी जो शोहरत थी उसे मद्देनजर रखकर उससे 10 लाख रुपए की फीस की डिमांड की थी डॉक्टर अर्ल स्लेटर ने। इतनी ही रकम विमल मुंबई से लेकर वहां आया था। फ्रेंच पेंटिंग्स की चोरी और फिरौती के हाई टेंशन ड्रामे के क्लाइमेक्स पर जो एक इकलौते नोटों से भरा ब्रीफकेस उसके हाथ लगा था, उसमें इतनी ही रकम थी। बहरहाल उसकी एक लंबी तलाश खत्म हो गई थी। उसे नया चेहरा हासिल हो चुका था। वह डॉक्टर स्लेटर की तरफ घूमा। एक कमी अभी भी बाकी है, डॉक्टर स्लेटर गंभीरता से बोला। जी, विमल सकपकाया, लेकिन वो तुम्हें खुद दूर करनी होगी। क्या? तुम्हारी सूरत से तुम्हारी शिनाख्त अब मुमकिन नहीं, लेकिन तुम्हारी उंगलियों के निशानों से तुम्हारी शिनाख्त बावजूद तुम्हारे नए चेहरे के हो सकती है। उंगलियों के निशान मैं तब्दील नहीं कर सकता। तुम 7 राज्यों में घोषित इश्तिहारी मुजरिम हो, इसलिए पुलिस के कम से कम 7 हेडक्वार्टरों में तो तुम्हारी उंगलियों के निशान महफूज है ही। उंगलियों के निशानों से पुलिस तुम्हारी अब भी शिनाख्त कर सकती है। विमल के चेहरे पर चिंता के भाव आए। मैंने डाकू जाकिर सिंह का ऑपरेशन किया था। एमपी पुलिस के पास उसकी उंगलियों के निशानों का रिकॉर्ड था। उसने पुलिस के ही एक अधिकारी को भारी रिश्वत देकर रिकॉर्ड में से अपनी उंगलियों के निशान निकलवा लिए थे और उनकी जगह किसी और नामालूम शख्स के निशान रखवा लिए थे। रुपए पैसे के मामले में तुम्हारी सामर्थ्य भी जाकिर सिंह से कम ना होगी। आखिर इतने बड़े गैंगस्टर हो और बैंक डकैत हो। विमल ने एक आह भरी। क्या हुआ? पता नहीं कब मैं किसी को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो पाऊंगा। विमल उदास स्वर में बोला कि मैं हालात का गुलाम, वक्त की बेपनाह मार खाया हुआ, कुल जहान का सताया हुआ एक निहायत मामूली इंसान हूं और आज की तारीख में रुपये पैसे के मामले में मेरी सामर्थ्य सिफर है। ऐसी सैड स्टोरी तुम मुझे एक बार पहले भी सुना चुके हो, जबकि तुम 1 लाख रुपए में ऑपरेशन करवाने की नीयत से आए थे और खाली हाथ लौट गया था। अगर मेरे पास तब आपकी फीस, जो कि 5 लाख थी, भरने के काबिल पैसा होता तो तब क्या मैं यहाँ से खाली हाथ लौटा होता? लेकिन तब यहाँ से जाते ही तुमने अमेरिकी डिप्लोमेट सिडनी फोस्टर का अपहरण कर लिया था और करोड़ों की फिरौती हासिल की थी, जिनमें से एक कानी कोड़ी भी मेरे हाथ नहीं लगी थी और मेरी जान जाते जाते बची थी। तुम मेरे सामने जिंदा मौजूद हो, नए चेहरे से लेस जिंदा मौजूद हो, और वह नया चेहरा तुमने मुझे 10 लाख की रकम अदा करके हासिल किया है। ऐसी कोई रकम अदा कर सकने वाले शख्स को मैं कोई मामूली आदमी भला कैसे तस्लीम कर सकता हूँ? लेकिन छोड़ो, तुम क्या हो, यह तुम्हारा जाति मामला है।
मैंने उससे क्या लेना देना है? तुमने मुझे मेरी फीस दी, मैंने तुम्हें नया चेहरा दिया। अब तुम अपने आप को राजा कहो या भिखारी, मुझे क्या। मैं यहां से रुखसत कब हो सकता हूं? जब तुम चाहो, चाहो तो अभी। तुम्हारी एक चिट्ठी आई हुई है। चिट्ठी? मेरी? हाँ, मेरे ऑफिस में आकर ले लेना। किसी तुकाराम की चिट्ठी है, मुंबई से आई है। ठीक है, मैं कपड़ा पहनकर आता हूँ। डॉक्टर स्लेटर वहां से निकल गया। उसके पीछे पीछे ही सोलंकी नाम का बॉक्सरों जैसे गठे शरीर वाला और टूटी नाक वाला वह शख्स भी बाहर निकल गया, जो डॉक्टर स्लेटर का सहायक और बॉडीगार्ड था, और जो अभी तक बुद्ध बना बंद दरवाजे के साथ पीठ लगाए वहां खड़ा था। विमल ने अपने जिस्म से नर्सिंग होम का सूती ड्रेसिंग गाउन अलग किया और उसके जगह पर एक चेक की कमीज, जींस और जींस के ही कपड़े की बनी जैकेट पहन ली। अपनी आंखों पर उसने अपना निगाह का चश्मा लगा लिया। उसका फेमस हिप्पी परिधान भी उस वक्त उसके अधिकार में था, लेकिन अब अपने पुराने चेहरे पर चढ़े नए चेहरे की मौजूदगी में उसे उस परिधान को पहनना गैर जरूरी लग रहा था। अपना सारा सामान उसने एक सूटकेस में बंद कर लिया और उसे उठाए हुए कमरे से बाहर निकला। बाहर गलियारे में उसे हेल्गा दिखाई दी। वह अपलक विमल को देखने लगी। हेल्गा वहां की केयर टेकर थी और सोलंकी की तरह ही डॉक्टर स्लेटर की विश्वास पात्री थी। वह एक ड्रम जैसी लंबी चौड़ी और बेहद कठोर हाव भाव वाली औरत थी। उम्र में वह ज्यादा नहीं थी और खूबसूरत भी थी, लेकिन उसके असाधारण आकार की वजह से शायद ही किसी का ध्यान उसकी कम उम्री या खूबसूरती की तरफ जाता था। पिछली बार की तरह तब भी वह तंबू जैसे मोटे कपड़े की फ्रॉक पहने हुए थी, जिसमें से उसके खंभों जैसी मजबूत टांगे और बाहें बाहर झांक रही थी। तब भी उसके होठ भींचे हुए थे और चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे घर में एकाएक घुस आए किसी चोर को देख रही हो। हेलो, विमल मुस्कुरा कर बोला। उसके चेहरे पर कोई भाव न आया। मुझे पहचाना? मैं डॉक्टर स्लेटर के कमाल का लेटेस्ट नमूना हूं। वह खामोश रही। वह डॉक्टर स्लेटर के विशाल वातानुकूलित ऑफिस में पहुंचा। डॉक्टर स्लेटर ने उसके मांगने से पहले ही एक बंद लिफाफा उसे सौंप दिया। विमल ने लिफाफे को उल्टा पलटा। लिफाफे पर लगी डाक खाने की मुहर पर से मुंबई तो साफ पढ़ा जा रहा था, लेकिन उस पर तुकाराम का नाम नहीं लिखा था। उसने लिफाफे को ऊंचा करके रोशनी की तरफ किया तो उसे भीतर तय करके रखी चिट्ठी का आकार तो दिखाई दिया, लेकिन उस पर कहीं लिखा तुकाराम का नाम या कोई और अक्षर दिखाई ना दिया। आप? विमल डॉक्टर को घूरता हुआ बोला। यह लिफाफा खोल चुके हैं? हाँ, डॉक्टर स्लेटर ने बड़े इत्मीनान से कहा। यहाँ कभी मेरे से प्लास्टिक सर्जरी कराने आए मरीज की चिट्ठी नहीं आती। मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता हो कि ऐसे मरीज को कहाँ अप्रोच किया जा सकता है। तुम्हारे नाम यहाँ यूं चिट्ठी आना यहाँ होने वाला ऐसा पहला वाक्य है, इसलिए मुझे मालूम होना चाहिए था कि वह चिट्ठी कैसी थी और उसमें क्या लिखा था। कैसी है चिट्ठी? क्या लिखा है इसमें? ऐसा कुछ नहीं लिखा जिससे मेरा वास्ता हो। विमल ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी थी। लिखा था, सरदार, मैं अभी भी टूटी टांग के साथ पलंग पर हूं। वागले मेरे से बेहतर हालत में है, चलता फिरता है लेकिन कमजोर है। इकबाल सिंह तेरी वार्निंग को पूरी तरह से नजरअंदाज करके अब पूरी तौर पर बकिया की जगह बकिया बना बैठा है। उसे एक बात सख्त अफसोस है कि तू मुंबई में इतनी बड़ी वारदात कर गया और उसे खबर न लगी। वो अपने आदमियों से बहुत खफा है और उनके अंजाम से धमकाकर उन्हें तेरे को जिंदा या मुर्दा तलाश कर लाने को ललकार रहा है। लेकिन तेरा सोनपुर वाला काम अगर तसल्ली बख्श हो गया है तो डरने की कोई बात ही नहीं। वहां से निपटकर तेरे को फौरन मुंबई आने का है, क्योंकि इधर कुछ लोगों के पास एक बहुत बड़ा कारनामा करने की स्कीम है, लेकिन उन्हें ऑर्गेनाइज करने लायक कोई नेता नहीं। मैं तो शामिल हो नहीं सकता। वागले किसी हल्के काम के लिए शायद शामिल हो सके, काम जोखिम का है, लेकिन इतना मोटा माल हाथ लगने की उम्मीद है कि एक बार की कामयाबी के बाद एक लंबा अरसा कुछ भी करना जरूरी नहीं होगा। उसी से इकबाल सिंह से टक्कर लेने की वो बुनियाद बनेगी जो तकदीर से पिछली बार ना बन सकी। बिना वक्त खराब किए फौरन मुंबई लौटा, वरना सिलसिला किन्हीं और हाथों में चला जाएगा। तुकाराम। विमल ने चिट्ठी को तय करके वापस लिफाफे में धकेला और लिफाफे को दोहरा मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। किसी बड़ी डकैती में शामिल होने का दावतनामा है, डॉक्टर स्लेटर बोला। हाँ, विमल भावहीन स्वर में बोला। यह तुकाराम वही तो नहीं जिसके 4 भाई बकिया की जिंदगी में उसके साथ छिड़ी भयंकर गैंगवार में मारे गए थे? वही है। काफी कांटे का आदमी है। तुम्हें बताया ही गया था कि यहाँ हर बड़े दादा की कारगुजारियों की फाइल रखी जाती है।
क्योंकि नया चेहरा हासिल करने के लिए देर सवेर उसके यहाँ आने की हमें हमेशा उम्मीद होती है। फिलहाल तुकाराम को आपकी खिदमत की जरूरत नहीं, आगे बढ़ सकती है, हम इंतजार करेंगे। आपके पास देश के हर बड़े दादा की फाइल होती है, इकबाल सिंह की भी होगी है। आपको यह भी मालूम होगा कि मैंने उसे वार्निंग दी थी कि अगर उसने बकिया की जगह बकिया बनने की कोशिश की तो मैं उसे नेस्तनाबूद कर दूंगा, और इसी वजह से इससे पहले कि मैं उस पर चढ़ दौड़ूं, इकबाल सिंह मुझे तलाश करवा कर मेरा काम तमाम करवा देने का ख्वाहिशमंद है। मालूम है, आपकी मेहरबानी से अब वो मेरी सूरत नहीं पहचान सकता, दुरुस्त, लेकिन आप ही की मेहरबानी से पहचान भी सकता है, क्योंकि आप तुम मूर्ख हो, डॉक्टर स्लेटर ने सख्ती से कहा, और मेरी तौहीन कर रहे हो। अपनी रिसर्च के लिए आपको बहुत दौलत की जरूरत है। मेरे नए चेहरे की जानकारी के बदले में इकबाल सिंह आपको मालामाल कर सकता है। मुझे किसी के ऐसे रहमो करम की जरूरत नहीं। मेरी जरूरत के लायक धन मेरे पास है। बच्चे, 10 लाख रुपए जो मैंने तुमसे लिए वो सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी की फीस नहीं, वो इस बात की भी फीस है कि हमारी वजह से तुम्हारे नए चेहरे की जानकारी कभी किसी को नहीं होगी। हम लोग दगाबाज नहीं, अलबत्ता काम निकल जाने के बाद तुम्हारे जैसे मेरे पेशेंट दगाबाज हो सकते हैं, दगाबाज भी और नाशुक्रे भी। जी, मैंने सोलंकी को कहा है कि वो तुम्हें स्टेशन तक छोड़ आए, वहीं रास्ते में तुम्हें बताएगा कि मेरे पेशेंट कैसे दगाबाज और नाशुक्रे हो सकते हैं, और हकीकतन क्या उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। सो लॉन्ग मिस्टर सोहेल, आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर न्यू वर्ल्ड विद योर न्यू फेस। थैंक यू। इंस्पेक्टर अशोक जगनानी अपने आला अफसर एसीपी मनोहर देवड़ा के सामने पेश हुआ। लड़की कुछ बकी? देवड़ा ने पूछा। नो सर, अशोक जगनानी बोला। 10 घंटे हो गए पूछताछ करते हुए। उसने अभी तक यह रट नहीं छोड़ी है कि उसे नहीं मालूम था कि पैकेट में हेरोइन थी। उसने क्या समझा था, क्या था पैकेट में? कहती है सिंगापुर में पैकेट उसे यह कहकर सौंपा गया था कि उसमें सरकारी कागजात थे जो कि मुंबई में सिंगापुर कॉन्सुलेट के डिप्लोमेटिक बैग में भेजे जाने से रह गए थे। नॉनसेंस, यह कोई चलने वाली कहानी है, लेकिन वो तोते की तरह इस कहानी को बार बार रटती जा रही है। बेदिया क्या कहता है? वो कहता है कि एयर होस्टेस कंपनी के पेरोल पर है और कंपनी की रेगुलर कुरियर है। फिर तो इस लड़की का टूटना बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जी हाँ, उसे यहां बुलाओ। यस सर। कुछ क्षण बाद अशोक जगनानी ने लड़की को एसीपी के सामने पेश किया। लड़की का नाम शीहॉन था और वह उस वक्त भी सिंगापुर एयरलाइंस की यूनिफॉर्म में थी। प्लीज सिट डाउन, देवड़ा मीठे स्वर में बोला। लड़की एक कुर्सी पर बैठ गई। इन्हें कोई कॉफी ऑफी पिलाई? देवड़ा जगनानी से बोला। कॉफी? इसे? जगनानी सख्ती से बोला। काहे को? भाई यह हमारी गेस्ट है। यह नार्कोटिक्स स्मगलिंग में पकड़ी गई मुजरिम है। शी इज अ वुमन आफ्टर ऑल। स्मगलर स्मगलर होता है, वह औरत हो या मर्द, और मेरी निगाह में नार्कोटिक्स स्मगलर ना तो औरत है ना मर्द। वो मोरी का कीड़ा होता है जो हमारे घरों को, हमारे बच्चों को तबाह करने का सामान करता है। ऐसे मोरी के कीड़ों को जल्द से जल्द मसल देना चाहिए। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूं, मैं तुम्हारे आक्रोश को समझता हूं, लेकिन कॉफी एक कॉमन कर्टसी है जिसे हम इन ख्यालात पर कायम रहकर भी निभा सकते हैं। मैं अभी इंतजाम करता हूं। जगनानी अनिच्छा पूर्वक स्वर में बोला। दैट्स अ गुड बॉय। जगनानी ने तुरंत कॉफी का इंतजाम करवाया। लड़की तुरंत बड़े कृतज्ञ भाव से कॉफी की चुस्कियां लेने लगी। तो तुम्हें नहीं मालूम था? एसीपी देवड़ा मीठे स्वर में बोला कि पैकेट में हेरोइन थी। लड़की ने इनकार में सिर हिलाया। डिप्लोमेटिक पेपर्स यूं तो नहीं भेजे जाते, ऐसा किया भी जाना था तो पैकेट प्लेन के कप्तान को सौंपा गया होता। पैकेट मुझे सौंपा गया था, वह बोली। तुमने पैकेट की बाबत कप्तान को बताया था? नहीं। वजह? ऐसी बेतरतीब बात की खबर प्लेन के कप्तान को तो होनी चाहिए थी। मुझे तब यह बात बेतरतीब नहीं लगी थी। कितने साल से एरोस्टेस हो? 2 साल से। फिर भी नहीं जानती कि ऐसी कोई बात गलत होती है तो बेतरतीब होती है? पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर हम यह कहें कि ऐसे पैकेट तुम पहले भी अक्सर लाती रही हो तो मैं कहूंगी कि यह झूठ है। यह पैकेट यहाँ मुंबई में तुमने किसको सौंपना था? कॉन्सुलेट से एयरपोर्ट पर पहुंचे किसी आदमी को। उसका नाम मुझे नहीं मालूम। यानी कि जो कोई भी तुम्हें एयरपोर्ट पर आकर कहे कि वह कॉन्सुलेट से आया हुआ आदमी है तो तुम पैकेट उसे दे दोगी? वह कोई भी आदमी नहीं होगा,
वह वो आदमी होगा जिसे मेरी और मेरे हाथ भेजे गए इस पैकेट की खबर होगी। यानी कि जिस शख्स ने तुम्हें सिंगापुर में पैकेट दिया था उसने यहाँ कॉन्सुलेट में भी फोन लगाया होगा कि पैकेट तुम्हारे हाथ सिंगापुर एयरलाइंस की एयर होस्टेस शिहॉन के हाथ भेजा जा रहा है। हाँ, यानी कि कॉन्सुलेट से पूछे जाने पर हमें यह जवाब मिलेगा कि उन्हें इस तरीके से एक पैकेट के यहाँ आगमन की खबर है। हाँ जगनानी, कॉन्सुलेट में फोन करो और मेरी वहां के किसी जिम्मेदार आदमी से बात करवाओ। यस सर, जगनानी तत्पर स्वर में बोला। लड़की तुरंत व्याकुल दिखाई देने लगी। उसने अब तक हाथ में थमा कॉफी का कप नीचे रख दिया। शायद कॉन्सुलेट में किसी को खबर ना हो, वह बोली। ऐसा कैसे हो सकता है? फ्लाइट आए 10 घंटे हो चुके हैं। उन्हें पहले नहीं तो अब मालूम होगा। अब तक तो उन्होंने खुद तुम्हारी खोज खबर लेनी शुरू कर दी होगी। वह खामोश रही। यह कहानी नहीं चलने वाली मैडम, जगनानी कर्कश स्वर में बोला। तुम नार्कोटिक्स स्मगलर हो और पहले से अपनी यह करतूत दोहराती चली आ रही हो। यह बात देर सवेर तुम्हें कबूल करनी ही होगी। तुम्हारी सहूलियत के लिए, देवड़ा सहानुभूति पूर्ण स्वर में बोला, इसे हम तुम्हारा फर्स्ट ऑफेंस मान सकते हैं। यह रेगुलर कुरियर है। जगनानी भड़का, लेकिन नौजवान है, ना समझे, वक्ती लालच में फंसी हुई है और नहीं जानती कि कैसी निश्चित तबाही और बर्बादी की कगार पर खड़ी है। देवड़ा बोला, शायद यह भी नहीं जानती कि नार्कोटिक्स स्मगलिंग कितना बड़ा इंटरनेशनल क्राइम है और इसकी कितनी सख्त सजा हो सकती है। सख्त सजा? लड़की के मुंह से निकला। 10 साल, 8 साल, 5 साल से कम तो हरगिज नहीं। 5 साल? यानी कि करियर खत्म, नौजवानी खत्म, खूबसूरती खत्म, यूं कह लो कि जिंदगी खत्म। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लेकिन तुम्हारी हरकत को फर्स्ट ऑफेंस करार दिए जाने पर तुम्हारे लिए काफी उम्मीद हो सकती है। क्या? हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें सजा ही ना हो, बशर्ते की। देवड़ा जानबूझकर ठिठका। क्या? क्या? लड़की व्याकुल भाव से बोली। बशर्ते कि तुम उस आदमी की पूरी जानकारी दो जिसने तुम्हें पैकेट सौंपा था, और उस आदमी की भी पूरी जानकारी दो जिसको तुमने यहाँ मुंबई में पैकेट सौंपना था। पहले आदमी की पूरी जानकारी मैं दे सकती हूँ, लेकिन दूसरे की नहीं। वजह? दूसरे की पूरी जानकारी मुझे है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, लेकिन पैकेट को तुमने यहाँ कहीं तो पहुंचाना ही था। हमेशा भी तो कहीं पहुंचाती रही हो, जगनानी कर्कश स्वर में बोला। देवड़ा ने हाथ उठाकर जगनानी को खामोश रहने के लिए कहा और लड़की की तरफ देखा। मुझे मुंबई की हमेशा एक नई जगह बताई जाती है, लड़की धीरे से बोली, जहां हमेशा मुझे एक नया आदमी मिलता है। तुम उसे पहचानती कैसे हो? मैं उसे नहीं, वो मुझे पहचानता है। मुझे एक कोड वर्ड बताया जाता है, वो शख्स वो कोड वर्ड दोहराता है, उसी को मैं पैकेट सौंप देती हूँ। इस बार का कोड वर्ड क्या है? गोल्डन ड्रैगन। जगह? कमाठीपुरे में न्यू बॉम्बे रेस्टोरेंट। कब पहुंचना है? 11 बजे। देवड़ा ने घड़ी देखी, 10 बज रहे थे। मैडम के। फिर उसने आदेश पारित किया, ठीक टाइम पर कमाठीपुरे के न्यू बॉम्बे रेस्टोरेंट में पहुंचने का इंतजाम करो। यस सर, जगनानी तत्पर स्वर में बोला। सोलंकी खामोशी से एक खड़खड़ स्टेशन वैगन चला रहा था। विमल अपने पाइप के कष्ट लगाता हुआ उसकी बगल में बैठा था। अपना नया चेहरा उसे अभी बहुत असुविधाजनक लग रहा था। उसे अपने माथे की चमड़ी खींचकर तन गई लग रही थी और मुंह चलाने पर यूं अनुभव होता था जैसे चेहरे पर गोंद का लेप लगकर सूख गया हो। आदत हो जाएगी, सोलंकी जैसे उसके मन के भाव पढ़ता हुआ बोला। चंद दिनों में आदत हो जाएगी। विमल ने विस्मित भाव से उसकी तरफ देखा और फिर सहमति में सिर हिलाते हुए पाइप का गहरा कष्ट लगाया। नया चेहरा हासिल हो जाने के बाद अब कुछ पुरानी आदतों से तुम्हें किनारा कर लेना चाहिए। मतलब हर आदमी के कुछ खास हाव भाव, कुछ खास मैनरिज्म होते हैं जिनसे चाहे वो पहचाना ना जा सके, लेकिन देखने वाले की तवज्जो जरूर उसकी तरफ जाती है। पहचान चाहे वो ना पाए, लेकिन यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि इस शख्स की फला हरकत ऐन उस शख्स जैसी है जिसे वह कभी जानता था, लेकिन जिससे इस शख्स की सूरत नहीं मिलती। तुम्हारा इशारा मेरी पाइप की तरफ है, तुम्हारी पाइप की तरफ भी, और आंखों पर से चश्मा उतारकर उसी हाथ की पीठ आंखों पर फेरने की तुम्हारी खास आदत की तरफ भी। और भी तुम्हारी कई छोटी मोटी आदतें मैंने नोट की है। मैं इन आदतों को छोड़ने की कोशिश करूंगा। तमाम ना छोड़ सको तो ऐसी मोटी मोटी ज्यादा तवज्जो में आने वाली आदतें तो छोड़ ही दो। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि रास्ते में तुम मुझे कोई शिक्षा देने वाले थे। मैंने तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनानी है, उससे कोई शिक्षा हासिल करना या ना करना तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है। मैं सुन रहा हूं, कहानियां सुनने का मुझे काफी शौक है।
एक बार एक बहुत बड़ा डकैत यहाँ डॉक्टर साहब से नया चेहरा हासिल करने आया था। मुंह मांगी फीस के बदले डॉक्टर साहब ने उसे नया चेहरा दिया था। सर्जरी के बाद उस डकैत ने शीशे में अपनी सूरत देखी तो उसे लगा कि करिश्मा हो गया था। तब उसके जहन में यह नापाक ख्याल आया था कि अगर वह डॉक्टर साहब का कत्ल कर दे तो फिर कभी किसी को मालूम नहीं हो पाएगा कि उस नए चेहरे के नीचे कौन सा चेहरा दफन था। ऐसा ख्याल करना उसकी मूर्खता थी, क्योंकि डॉक्टर स्लेटर 100% भरोसे के काबिल शख्स है। लेकिन उस डकैत ने डॉक्टर स्लेटर पर शक किया और समझा कि उसके नए चेहरे का राज रह सकता था। नतीजतन मुझे उसका नया चेहरा उससे छीन लेना पड़ा। कैसे छीना उसका नया चेहरा? गिरफ्तार करवा दिया उसे। सोलंकी के चेहरे पर एक बड़ी क्रूर मुस्कुराहट आई। ओह, विमल बोला, तो तुम डॉक्टर स्लेटर के बॉडीगार्ड ही नहीं, जल्लाद भी हो। समझदार आदमी हो। तुम समझते हो कि तुम मेरे से भी नया चेहरा छीन सकते हो जब चाहो। मामूली काम है। मुझे ढूंढोगे कैसे? तुम्हें ढूंढना जरूरी नहीं होगा। आज के बाद तुम्हारा सोनपुर में कदम रखना तुम्हारा ऐसे किसी नापाक इरादे की दस्तावेज होगा। यानी कि मैं यहाँ डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार होने भी आऊंगा तो तुम समझोगे कि मैं उनका कत्ल करने आया हूँ। डॉक्टर साहब का जितना शुक्रगुजार होना जरूरी था उससे कहीं ज्यादा शुक्रगुजार होकर तुम जा रहे हो, जुबानी भी और 10 लाख रुपए की फीस की सूरत में भी। फिर भी कोई कसर बाकी रह गई हो तो मैं तुम्हें अभी डॉक्टर साहब के पास ले चलता हूँ। घुमाऊं गाड़ी? नहीं, कुछ भी करना मिस्टर, आज के बाद इधर का रुख ना करना। कहते हैं अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है। तुम अक्लमंद हो ना? सर्जरी से दिमाग में कोई नुक्स ना हो गया हो तो हूं। गुड। उसने स्टेशन वैगन सोनपुर के स्टेशन के सामने लाकर रोकी। वहां से विमल ने ट्रेन में सवार होना था सुनील के शहर राजनगर जाने के लिए। न्यू बॉम्बे रेस्टोरेंट कमाटीपुर के घने इलाके में एक 4 मंजिली इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर था। सड़क के पार भी वैसी ही 4 मंजिली इमारतों की कतार थी, जिनमें से जो इमारत न्यू बॉम्बे रेस्टोरेंट वाली इमारत के एन सामने पड़ती थी, उसकी दूसरी मंजिल के एक कमरे में श्याम डोंगरे मौजूद था। उसके साथ अब्दुल गनी नाम का एक दुबला पतला मरगिल्ला सा लेकिन निहायत क्रूर चेहरे वाला व्यक्ति मौजूद था। वह व्यक्ति राइफल का क्रैक शॉट था। टेलीस्कोपिक राइफल को हैंडल करने में उसे महारत हासिल थी। राइफल के अपने अचूक निशाने से वह कंपनी के लिए पहले भी कई कत्ल कर चुका था। लड़की गिरफ्तार है, डोंगरे धीमे किंतु स्पष्ट स्वर में बोला। हो सकता है वह वहां आए ही नहीं, लेकिन अगर आएगी तो उसके साथ उसके इर्द गिर्द मक्खियों की तरह भिन भिनाते दर्जनों सादी वर्दी वाले पुलिसिया होंगे, जो लड़की के कांटेक्ट को गिरफ्तार करने की नियत से लड़की को यहां लेकर आएंगे। यानी कि अब्दुल गनी बोला, लड़की अगर यहां आएगी तो पूरी प्रोटेक्शन के साथ आएगी। दुरुस्त, वो प्रोटेक्शन आती बार बहुत जोरों पर होगी, लेकिन लौटती बार मिशन नाकामयाब हो गया जानकर पुलिसिये लापरवाह हो चुके होंगे। इसलिए तूने लड़की को तब शूट करना है जब वो यहां से लौट रही हो, ना कि तब जबकि वो यहां पहुंची हो। अब्दुल गनी ने सहमति में सिर हिलाया। काम हो चुकने के बाद राइफल तूने साथ नहीं रखनी है। इसे तूने कहां छिपाना है यह मैं तेरे को बता चुका हूं। काम हो जाने के बाद तूने खिसकना किधर से है यह भी मैं तेरे को समझा चुका हूं। अब्दुल गनी, कोई कोताही ना हो, तेरे को फेल नहीं होने का है। पहले कभी हुआ बाप? पहले की बात पहले के साथ गई। मैं अब की बात बोला। क्या मेरे को फेल नहीं होना मांगता? हाँ बाप, अगर छोकरी के यहां पहुंचते ही मेरे को लगे कि मैं उसे खलास कर सकता हूं तो करूं या नहीं? जरूर कर, तेरे को जो मुनासिब लगे कर। मेरी कोई राय मानना भी तेरे लिए जरूरी नहीं। लेकिन डोंगरे एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, काम होना चाहिए। बराबर होएगा बाप। बढ़िया। मैं मिस्टर सुनील कुमार चक्रवर्ती से मिलना चाहता हूं। रेणु ने एक सरसरी निगाह चेक की कमीज और डेनिम की जींस जैकेट पहने भर्राई आवाज में बोले उस चश्माधारी युवक पर डाली, जो ब्लास्ट के रिसेप्शन पर खड़ा ब्लास्ट के चीफ रिपोर्टर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा था। किस सिलसिले में? रेणु ने पूछा। युवक के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आई। सिलसिला मैं उन्हीं को बताऊं तो बेहतर नहीं होगा? वह बोला, यूं मुझे अपनी बात 2 बार नहीं कहनी पड़ेगी। आपका शुभ नाम? नितिन मेहता।
आप उधर तशरीफ रखिए, मैं मालूम करती हूँ कि मिस्टर चक्रवर्ती ऑफिस में है या नहीं। शुक्रिया। रेणु फोन पर बात करने लगी। फिर उसने फोन रख दिया, एक चपरासी को तलब किया और उसे साहब को चक्रवर्ती साहब के ऑफिस में छोड़ आने का आदेश दिया। चपरासी विमल को सुनील के ऑफिस में छोड़ आया। सुनील की पैनी निगाह एक बारगी आगंतुक के सिर से पांव तक फिर गई। विराजिए। फिर वह बोला, शुक्रिया। विमल एक कुर्सी पर बैठ गया। क्या नाम बताया था आपने अपना? नितिन मेहता। एक नितिन मेहता साहब को कभी मैं भी जानता था, बड़ी अजीमो शान हस्ती थे वो साहब। लेकिन सुनील ने फिर बारीकी से विमल की सूरत को परखा। उनसे आपकी शक्ल तो नहीं मिलती, कतई नहीं मिलती। विमल खामोश रहा। सुनील ने अपनी जेब से लक्की स्ट्राइक का पैकेट निकालकर अपने विशिष्ट अंदाज में उसे यूं झटका दिया कि केवल एक सिगरेट पैकेट से बाहर आधा उछल आया। सिगरेट? वह पैकेट विमल की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, जी नहीं शुक्रिया, मैं पाइप पीता हूं, अगर इजाजत हो तो। हाँ हाँ, शौक से। विमल ने अपनी जेब से अपना पाइप और तंबाकू का पैकेट निकाला। मेरे वाकिफकार नितिन मेहता भी पाइप ही पीते थे। सुनील वही सिगरेट जो उसने विमल को पेश किया था अपने होठों से लगाता हुआ बोला, अच्छा, आपकी कद काठी, रख रखाव, सब कुछ उनसे मिलता है, लेकिन सूरत नहीं मिलती, आवाज नहीं मिलती। कतई नहीं। जी हाँ, कतई नहीं। यानी कि? विमल तनिक विनोदपूर्ण स्वर में बोला, मैं पास हो गया। किस बात में? अगर आप मुझे नहीं पहचान सके तो कोई और भला क्यों कर पहचान पाएगा मुझे? क्या मतलब? उत्तर देने से पहले विमल अपना पाइप सुलगाने के लिए ठिठका। जनाब। फिर वह ढेर सारा धुआं उगलता हुआ बोला, अगर मैं कहूं कि मैं वही नितिन मेहता हूं जिसका अक्स इस वक्त आपके जेहन में है तो? क्या? सुनील हचकचाया। और अगर मैं कहूं कि मैं सोहल हूं? सोहल? कौन सोहल? आज की तारीख में हिंदुस्तान में एक ही तो सोहल है जिक्र काबिल, और वो भी अखबार के दफ्तर में। सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल? वही जिसके सिर पर 2 लाख का इनाम है? बिल्कुल वही। सुनील साहब, अगर मैं कहूं कि मैं वही मशहूर लेकिन बदकिस्मत इश्तिहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल हूं तो मैं कहूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो। विमल मुस्कुराया। प्यारे लाल, मैं मजाक पसंद आदमी हूं, लेकिन बेहुदा बेमानी मजाक पसंद नहीं करता। मैं कैसा भी मजाक पसंद नहीं करता। विमल बड़ी संजीदगी से बोला। सुनील कुछ क्षण बकाया सा उसका मुंह देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तो तुम सोहल हो? जी हाँ। तो फिर मैं तुम्हारी सूरत क्यों नहीं पहचान पा रहा? प्लास्टिक सर्जरी की वजह से। आवाज क्यों नहीं पहचान पा रहा? वो भी सर्जरी की वजह से। मैंने कभी नहीं सुना कि सर्जरी से आवाज भी तब्दील हो सकती है। अब सुन लीजिए, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम सोहल हो। और कौन ऐसा अहमक होगा जो अखबार के दफ्तर में आकर अपने सोहल होने का दावा पेश करेगा? ठहरो, अगर तुम सोहल हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब तुम पहली बार यहां आए थे तो मैं तुम्हें कहां मिला था? रिसेप्शन पर। विमल तत्काल बोला। हमारे बीच क्या बात हुई थी? मैंने आपसे अखबार के मोर्ग के बारे में पूछा था। मेरे तब के हुलिये और हिप्पी लिबास पर गौर फरमाते हुए तब आपने पूछा था कि क्या मैं जानता था कि मोर्ग किस चिड़िया का नाम होता है। तब मैंने भी आपसे एक सवाल पूछा था, क्या आप जानते थे कि तहजीब किस चिड़िया का नाम होता है? अपनी असलियत साबित करने के लिए मैं अमेरिकन डिप्लोमेट सिडनी फोस्टर के यहाँ हुए अपहरण का सारा ड्रामा सीन टू सीन सुना सकता हूँ, लेकिन उससे आपकी तसल्ली नहीं होगी, क्योंकि तब आप कहेंगे कि ये बातें तो अखबार पढ़कर भी जानी जा सकती है। अपहरण में शरीक किसी शख्स की जुबानी सुनी जा सकती है, खुद सोहल की जुबानी सुनी जा सकती है, लेकिन एक सबूत ऐसा है जो सोहल और सिर्फ सोहल पेश कर सकता है। वह क्या? विमल ने पाइप दांतों में दबाया और फिर पहले अपनी जैकेट की जिप और फिर कमीज के बटन खोले। मेरी छाती पर। विमल बोला, आपको पंचर वुड का वो निशान दिखाई दे रहा होगा जो कि नूरपुर के समुद्र तट पर पीटर नाम के मवाली के मेरी छाती में बर्फ काटने वाला सुआ उतार देने से बना था। सुनील ने बहुत गौर से विमल की छाती का मुआयना किया। ऐसा निशान, सुनील जिद भरे स्वर में बोला, किसी की भी छाती पर हो सकता है, लेकिन विमल बोला, यह निशान बनने की वो वजह हर कोई नहीं बता सकता जो मैंने बताई। नूरपुर से तुम कहां ले जाए गए थे? तारकपुर, एक चतुर्वेदी नाम के डॉक्टर के घर आबादी से बाहर एक फार्म जैसी जगह में था। वहां तुम्हें कौन लाया था?
आप और आपका जौहरी नाम का एक फ्रेंड, साथ में और कौन था? मेरा जोड़ीदार जगमोहन। वहां जब तुम्हें लगा था कि तुम मर रहे हो तो तुमने अपनी एक आखिरी ख्वाहिश जाहिर की थी। वह ख्वाहिश क्या थी? मैं मरने से पहले एक बार नीलम से मिलना चाहता था। तारकपुर से तुम कहाँ गए थे? चंडीगढ़, नीलम के साथ। कैसे? हेलीकॉप्टर पर। तुम सोहल हो, सुनील निर्णयात्मक स्वर में बोला। शुक्रिया। विमल ने अपने कपड़े व्यवस्थित कर लिए। तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई आखिरकार? नया चेहरा हासिल हो गया तुम्हें? जी हाँ। अब तो नीलम के साथ चैन की जिंदगी बसर कर रहे होंगे तुम। नहीं। विमल के स्वर में अवसाद का गहरा पुट आ गया। क्यों? नीलम अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? क्या हुआ उसे? विमल ने बताया। ओह, सुनील हमदर्दी भरे स्वर में बोला। सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल की सारी लाइफ स्टोरी ही यह है। कब? विमल कातर स्वर में बोला कि सुख उसकी किस्मत में नहीं लिखा, इत्मीनान उसके मुकद्दर में नहीं लिखा। उसका अपनी जिंदगी पर दावा उस कुत्ते जितना ही है जो दर दर की ठोकरें खाता है, दूर दूर करता, गली गली भटकता है। जो हुआ उसे भूल जाओ, कहना आसान है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो तुत पावे नान का सोई भलीकार। एग्जैक्टली। भूत का पश्चाताप बेकार है, भविष्य की चिंता बेकार है, वर्तमान चल रहा है। विमल खामोश रहा। उसने पाइप का एक गहरा कश लगाया। यह सच है? सुनील ने पूछा कि मुंबई में फ्रेंच पेंटिंग्स की चोरी के पीछे भी तुम्हारा हाथ था? सच है। मकसद क्या था उस हरकत के पीछे? दौलत हासिल करना। ओह, तो अब तुम दौलत के दीवाने हो गए हो। पहले तो दौलत जबरन तुम्हारे गले पड़ती थी तो तुम उसे झटक देते थे। पहले मेरी जिंदगी में दौलत का, खास तौर से हराम की दौलत का कोई रोल नहीं था। अब है, आगे होगा। दौलत हासिल होगी तो होगा। अभी तक दौलत एक छलावा ही साबित हो रही है। 4 पैसे नया चेहरा हासिल करने के लिए हाथ लग गए, यह भी करिश्मा जानिए। आई सी। सुनील साहब, आप यह समझिए कि मैं एक खाली बेमानी जिंदगी जी रहा हूं। मेरी मौत तो नीलम की मौत के साथ ही हो गई। अब तो वह एक खोखला जिस्म है जिससे रूह अलग कर दी गई हो और जिसे अपने अनगिनत पापों के प्रायश्चित के तौर पर मैं एक सलीब की भांति ढो रहा हूं। जिंदगी का कोई मकसद हासिल हो जाए तो जिंदगी फिर से हसीन बन जाती है। जी, ठीक फरमाया आपने। हर कोई कहता है कि इंसानी जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। नीलम के बिना मुझे क्योंकि अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए 2 मकसद मैं अपनी जिंदगी पर जबरन थोपने जा रहा हूं। वो क्या? एक तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की मुखालफत और दूसरे गरीब, बेसहारा, मजलूम लोगों की मदद। यानी कि रॉबिन हुड बनने का इरादा है, यही समझ लीजिए। यानी कि इतना बड़ा सुरमा अब सखी हातिम बनेगा। सुरमाई सिर्फ मार काट, दंगा फसाद में ही नहीं जनाब। हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित। तो अब तुम दीन के हित में लड़कर सुरमा बनोगे? कोशिश करूंगा। शुरुआत क्या राजनगर से करने का इरादा है? नहीं, मुंबई से। यहां इकबाल सिंह नाम का वो शख्स रहता है जो कि बावजूद मेरी वार्निंग के बकिया बनने से बाज न आया, जो कि आज की तारीख में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सबसे बड़ा महंत है। अकेला चना भाड़ फोड़ लेगा। मिशन में खुदगर्जी का हाथ ना हो तो हिमायती मिल ही जाते हैं। पाक और मजबूत इरादों के लिए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तो अब तुम इकबाल सिंह से भिड़ने मुंबई जा रहे हो? जी हाँ। यहाँ कैसे आए? अपने मोहसिन से, अपने जीवन दाता से मिलने, उसका एक बार फिर से शुक्रगुजार होने। मैं आज अगर जिंदा हूं तो आपकी वजह से। तारकपुर में आपने मेरे लिए जो कुछ किया था वो कोई अपने किसी सगे वाले के लिए भी नहीं करता। सुनील साहब, मेरी जिंदगी आपकी अमानत है, आप इसके मालिक हैं। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि कम से कम आपको मेरे नए चेहरे की जानकारी जरूर होनी चाहिए। अपनी जैकेट की जेब से विमल ने एक लिफाफा निकालकर सुनील के सामने रख दिया। इस लिफाफे में मेरी 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर मेरी पुरानी सूरत की है और दूसरी मेरे नए चेहरे की। मेरे प्लास्टिक सर्जन और उसके स्टाफ के अलावा, जो कि गोपनीयता के लिए वचनबद्ध है। अब सिर्फ आप जानते हैं कि आज की तारीख में मशहूर इश्तिहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल देखने में कैसा लगता है। अब आप जब चाहें मेरे नए चेहरे की पोल खोल सकते हैं और मुझे गिरफ्तार करवा सकते हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगा? इस वक्त तो कोई वजह नहीं दिखाई देती, लेकिन आइंदा जिंदगी में वजह निकल सकती है। आइंदा जिंदगी में शायद आपको मेरी कारगुजारियों से इत्तेफाक ना रहे।
आइंदा जिंदगी में शायद कभी मैं आपको समाज के लिए वांछनीय और हितकर व्यक्ति ना लगूं। तब मेरे नए चेहरे की तस्वीर मुझे गिरफ्तार करवाने में आपके काम आएगी। सुनील साहब, मेरी जिंदगी आपकी धरोहर है, इसे आप जब चाहे मेरे से वापस ले सकते हैं। तुम भावुक हो रहे हो और भावुकतावश ही यह कदम उठा रहे हो। शायद भावुक होना बुरी बात नहीं होती, लेकिन भावुकता पर ज्ञान का अंकुश ना होना बुरी बात होती है। तुम जो कुछ कर रहे हो कोरी भावुकता के वश में होकर कर रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया था, क्यों किया था, कैसे किया था, वो कहानी अब खत्म हो चुकी है। आपकी तरफ से खत्म हो चुकी हो सकती है, लेकिन मेरी तरफ से तो वो कहानी मेरे साथ ही खत्म होगी। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन साथ ही तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरी वजह से तुम्हारा कभी कोई अहित नहीं होगा। इसलिए मेरे पास अपने नए चेहरे की तस्वीर छोड़ जाना बेमानी है। इस वक्त बेमानी है, आगे इसके कई मायने निकल सकते हैं। चलो, तुम्हारी मर्जी। अब चलो बार में चलकर एक एक ड्रिंक लेते हैं और तुम्हारे नए चेहरे को सेलिब्रेट करते हैं। मैं माफी चाहता हूं कि क्या अब यह ना कह देना कि ड्रिंक नहीं करते हो। इतने बड़े सुरमा सरदार होकर ड्रिंक नहीं करते हो। वो बात नहीं, दरअसल मैं ट्रेन की टिकट लेकर आया हूं। ऐसी किसी सेलिब्रेशन में मेरी गाड़ी छूट जाएगी। मुंबई की गाड़ी? जी हाँ। भाई मेरे, मुझसे मिलने आए हो, वक्त तो निकाल कर आना था। आप हुक्म करें, मैं जाता ही नहीं। मैं अभी टिकट फाड़ कर फेंक देता हूं। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। चलो एक एक कप कॉफी ही सही। उसके लिए तो वक्त है ना? जी हाँ, उसके लिए तो वक्त है। सुनील ने एक पैड अपने सामने खींचा और बाल पेन से उस पर कुछ शब्द घसीटे। फिर उसने घंटी बजाई और पैड पर से लिखा हुआ बरका फाड़ लिया। चपरासी मान सिंह वहां पहुंचा। कॉफी लाओ, सुनील वह बरका उसे पकड़ाता हुआ बोला। चेहरे पर उलझन के भाव लिए मान सिंह ने वह बरका थामा। जरा जल्दी आत्माओं हिलाओ, सुनील बोला। साहब ने जल्दी जाना है। जी साहब। मान सिंह केबिन से बाहर निकल गया। सुनील नया सिगरेट सुलगाने लगा। तभी मान सिंह वापस लौटा। अब क्या है? सुनील रुखे स्वर में बोला। अभी यही हो, गए नहीं? साहब। मान सिंह बोला, आपको बड़े साहब बुला रहे। ओह, तुम चलो, मैं आता हूं। उन्होंने फौरन बुलाया। अच्छा अच्छा। सुनील कुर्सी से उठता हुआ बोला। फिर वह विमल से संबोधित हुआ। बॉस का बुलावा आया है, मैं अभी आता हूं। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। मैं बस गया कि आया। आप आराम से जाइए, आराम से लौटिए। मैं आपके साथ कॉफी पीकर ही जाऊंगा। गुड। सुनील कैबिन से बाहर निकल गया। विमल ने पीछे सुनील द्वारा मेज पर छोड़े पैड को अपने करीब घसीट लिया। उसने पैड उठाकर उसका रुख रोशनी की तरफ करके गौर से पैड का मुआयना किया। वाहे गुरु सच्चे पातशाह। फिर उसके मुंह से निकला, तू मेरा राखा सबनी था ही। फिर उसने पैड अपने सामने रखा, पेन स्टैंड में से एक बॉल पॉइंट पेन निकाला और तेजी से पैड पर लिखने लगा। एक टैक्सी कमाटीपुर में न्यू बॉम्बे रेस्टोरेंट के एन सामने रुकी और अपना बड़ा सा बैग संभाले शी हॉर्न उसमें से बाहर निकली। उस वक्त वह एयर होस्टेस की पोशाक की जगह एक जींस और मर्दाने स्टाइल की कमीज पहने थी। रेस्टोरेंट के करीब सड़क पर खड़ा पान चबाता एक खुली दाढ़ी वाला लंबे चौड़े जिस्म वाला अधेड़ आयु का मेला कुचला सिख खड़ा था। उसका नाम हजारा सिंह था और वह उस इलाके का डोप पैडलर था। वैसे तो वह हमेशा कमाटीपुर की सड़कों पर ही भटकता फिरता रहता था, लेकिन उस दिन श्याम डोंगरे की हिदायत पर वह न्यू बॉम्बे रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द मंडरा रहा था। उसे कहा गया था कि वह वहां किसी विदेशी युवती के आने पर निगाह रखे और कोई असाधारण बात नोट करे तो फौरन उसे इस काम के लिए बताए गए एक खास नंबर पर फोन करे। हजारा सिंह, जो डोप बेचता बेचता खुद भी डोप एडिक्ट हो चुका था, अगर पूरे होशो हवास में होता तो उसे यह बात निश्चय ही असाधारण लगती कि उसी क्षण टैक्सी पर वहां पहुंची चीनी लगने वाली युवती ने टैक्सी का भाड़ा अदा नहीं किया था। वह टैक्सी से निकली थी और रेस्टोरेंट में दाखिल हो गई थी और टैक्सी फौरन वहां से रवाना हो गई थी। हजारा सिंह एन उसके पीछे रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। भीतर अपेक्षाकृत ज्यादा भीड़ थी। वह नहीं जानता था कि वह भीड़ उन दर्जन भर सादी वर्दी वाले पुलिसियों की वजह से थी जो कि पहले से वहां मौजूद थे। वह यह भी नहीं जानता था कि जो टैक्सी चीनी मैम को वहां पहुंचा के गई थी उसे भी एक पुलिसिया चला रहा था। और भी कितने ही सादी वर्दी वाले पुलिसिया रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। सड़क के पार एक एम्बेसडर खड़ी थी जिसके शीशे काले होने की वजह से बाहर से उसके भीतर नहीं झांका जा सकता था। भीतर पिछली सीट पर सादे कपड़ों में एसीपी मनोहर देवड़ा और इंस्पेक्टर अशोक जगनानी मौजूद थे।
वह गाड़ी वायरलेस उपकरणों से लैस थी और पलक झपकते वहां दर्जनों और पुलिस गाड़ियों को तलब कर लेने में सक्षम थी। सामने की इमारत की दूसरी मंजिल के एक कमरे में अपनी टेलीस्कोपिक राइफल के साथ अब्दुल गनी मौजूद था। लड़की को टैक्सी से निकलकर अकेली रेस्टोरेंट की ओर बढ़ती पाकर वह बहुत खुश हुआ था। और भी ज्यादा सहूलियत की बात यह हुई थी कि टैक्सी फौरन वहां से विदा हो गई थी, लेकिन अभी उसने अपना निशाना साधा ही था कि वह विकराल सूरत वाला सरदार लड़की और उसके बीच में आ गया था। हराम ज्यादा इतना लंबा चौड़ा था कि वह ठिंगनी सी चीनी लड़की तो उसकी ओट में मुकम्मल तौर पर छुप गई थी। फिर रेस्टोरेंट का दरवाजा खाली हो गया। सरदार और लड़की दोनों भीतर कहीं गायब हो गए थे। उसने एक आह भरी और राइफल के ट्रिगर पर से अपनी उंगली हटा ली। अब इंतजार। वह कमरा जिसमें वह मौजूद था लगता था कि कई महीनों बाद खोला गया था। वह धूल मिट्टी से बुरी तरह से हटा हुआ था। जगह जगह जाले लगे दिखाई दे रहे थे जिनमें बहुत डरावनी लगने वाली मकड़ियां विचर रही थी। छिपकलियों की भी वहां भरमार थी और कभी कभार इक्का दुक्का चूहा भी किसी न किसी कोने से झांकता दिखाई दे जाता था। अब्दुल गनी सड़क की तरफ खुलने वाली खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठा था। खिड़की का एक शीशा उसने जानबूझकर इतना तोड़ दिया था कि उसमें से राइफल की नाल बाहर निकल पाती और टेलीस्कोपिक साइट के रास्ते में कोई व्यवधान न आता। कुर्सी पर सब्र की प्रतिमूर्ति बैठा अब्दुल गनी प्रतीक्षा करता रहा। सुनील ने मलिक साहब के कैबिन में कदम रखा। मलिक साहब को उसने न्यूज एडिटर राय के साथ किसी गंभीर मंत्रणा में मग्न पाया। सर, सुनील खंखार कर गला साफ करता हुआ बोला। मलिक साहब ने सिर उठाया, सुनील को देखा और फिर बोले, कम आफ्टर सम टाइम, यू कैन सी आई एम बिजी। मेरा काम ज्यादा जरूरी है, सुनील गंभीरता से बोला। मलिक साहब ने घूर कर उसे देखा। और सिगरेट भी, सुनील अविचलित भाव में बोला। यानी कि? मलिक साहब बोले, जो कुछ तुम कहना चाहते हो वो राय के सामने नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, मैं राय से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा था। मेरे पास उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इंतजार नहीं कर सकता, हरगिज नहीं। मलिक साहब ने एक आह भरी, फिर राय से बोले, आप पधारिए, मैं आपको अभी फिर बुलाता हूं। निगाहों से सुनील की तरफ भाले बर्छियां बरसाता राय विदा हुआ। उसके जाते ही सुनील लपक कर मलिक साहब के करीब पहुंच गया। नाउ, मलिक साहब सख्ती से बोले, लेट्स सी हाउ इंपॉर्टेंट योर पॉइंट इज एंड इट्स बेटर दैट इट मस्ट बी रियल इंपॉर्टेंट। इट इज, सुनील बोला, बशर्ते कि आप मशहूर इश्तेहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल के कारनामों को इंपॉर्टेंट और न्यूज वर्दी मानते हैं। तुम्हारा पॉइंट इस इश्तेहारी मुजरिम सोहल से ताल्लुक रखता है? जी हाँ, आगे बढ़ो, मैं सुन रहा हूं। मेरे हाथ में एक ऐसा जरिया आया है जिससे हम सोहल के आइंदा कारनामों की एक्सक्लूसिव फर्स्ट हैंड जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह कोई ऐसी बात नहीं जो राय के सामने नहीं कही जा सकती थी। आखिर वह ब्लास्ट का न्यूज एडिटर है। मैं जो अगली बात कहने जा रहा हूं वो राय के सामने नहीं कही जा सकती थी। वो क्या बात है? सोहल इस वक्त हमारे ऑफिस में मौजूद है। क्या? मलिक साहब बुरी तरह चौंक पड़े। वो मेरे कैबिन में बैठा है और तुमने उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं कराया? वो मशहूर इश्तेहारी मुजरिम है, उसके सिर पर 2 लाख रुपए का इनाम है। वो पुलिस को ढूंढने नहीं मिल रहा। उसकी गिरफ्तारी तो अपने आप में एक निहायत सनसनीखेज न्यूज है। मैं उसे गिरफ्तार नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरा दोस्त है। वो, मलिक साहब हक बकाये से उसकी तरफ देखने लगे, वो खूनी, वो डकैत, वो किडनैपर, वो डेंजरस क्रिमिनल तुम्हारा दोस्त है? यस सर। ऐसा कैसे मुमकिन है? यह एक लंबी कहानी है, इस वक्त जिसे सुनाने का मेरे पास वक्त नहीं है। तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि ब्लास्ट के हित से मुझे उसका पीछा करने की इजाजत दी जाए। इस तरीके से आने वाले चंद दिनों में जो कोहराम वो मचाने वाला है उसकी सिर्फ हमें नॉलेज होगी, एक्सक्लूसिव, फर्स्ट हैंड। यानी कि वो फिर कोई बड़ा क्राइम करने पर आमादा है, ऐसा ही लगता है। अगर ऐसा है तो हमें उसे रोकना चाहिए। ही शुड बी अरेस्टेड इमीडिएटली। सर, उसकी गिरफ्तारी कितनी ही बड़ी न्यूज क्यों ना हो, सिर्फ उससे ब्लास्ट को कुछ हासिल नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दें और फ्री हैंड दें तो आने वाले दिनों में ब्लास्ट को भारी फायदा हो सकता है। अगर मैं छुट्टी ना दूं तो मैं बिना छुट्टी उसके पीछे जाऊंगा। नतीजा जानते हो क्या होगा? जानता हूं, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और क्या, जो कि तुम्हारे लिए कोई खास सजा नहीं होगी। मलिक साहब एक गहरी सांस लेकर बोले, मैं जानता हूं तुम्हें नौकरी की कितनी परवाह है।
सर, सुनील उतावले स्वर में बोला, यहाँ वक्त जाया करने से कुछ नहीं होने वाला। जो फैसला करना है जल्दी कीजिए। तुम्हें अपना वो वायदा याद है जो तुमने मेरे बेटे के कत्ल के बाद मेरे से किया था? जी हाँ, याद है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कभी ब्लास्ट की नौकरी छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब आप खुद मुझे निकालेंगे तो। सुनील ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। ठीक है, भाड़ में जाओ, जो जी में आए करो। गैंगस्टर से दोस्तियां निभाओ, किडनैपर्स और बैंक रॉबर्स के गले में गल भैया डाले घूमो। किलर्स और मुझे 5,000 रुपए भी चाहिए, एक्सपेंस अकाउंट में, अकाउंटेंट से ले लो। नाउ गेट द हेल आउट ऑफ हियर। थैंक यू सर, सुनील बोला और उनके ऑफिस से बाहर निकल गया। पीछे मलिक साहब कुछ क्षण गहन विचारपूर्ण मुद्रा बनाए बैठे रहे। फिर उन्होंने मेज पर पड़े कई टेलीफोनों में से एक का रिसीवर उठाया और उसके बर्जर का बटन दबाया। दूसरी ओर से उत्तर मिला तो वे बोले, गेट मी पुलिस हेडक्वार्टर इमीडिएटली। मनोहर देवड़ा ने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। इंतजार करते 1.5 घंटा बीत चुका था। कोई नहीं आने का। एकाएक वह उखड़े स्वर में बोला, या तो लड़की झूठ बोल रही है और या दुश्मनों को हमारी नीयत की खबर लग गई है। उन्हें मालूम हो गया लगता है कि माल पकड़ा गया है और लड़की गिरफ्तार है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? उसके पहलू में बैठे अशोक जिगनानी ने प्रतिवाद किया। लड़की की गिरफ्तारी को तो पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। सामने दिखाई दे रहा है कि गिरफ्तारी गोपनीय नहीं रही। लेकिन सर, बरखुरदार, जब दुश्मन के कैंप में हमारे भेदिए हो सकते हैं तो क्या पुलिस फोर्स में दुश्मन के भेदिए नहीं हो सकते? कि पुलिस का सिपाही गुंडे बदमाशों से ज्यादा बिकाऊ है? ओ, कॉल ऑफ द ऑपरेशन। अब यहां बैठे रहने से कुछ नहीं हासिल होगा। राइट सर। जगनानी ने आगे ड्राइवर के बगल में बैठे व्यक्ति को संकेत किया। वह व्यक्ति सहमति में सिर हिलाता कार से बाहर निकला और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ चला। थोड़ी देर बाद उसी आदमी के साथ चलती शीहॉर्न रेस्टोरेंट के दरवाजे पर प्रकट हुई। जो टैक्सी उसे वहां लाई थी वो सड़क पर फिर प्रकट हो गई और अब रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रही थी। तभी भीतर रेस्टोरेंट में दरवाजे के करीब की मेज पर बैठा एक व्यक्ति भौचक्का सा शीशे के उस जग को देखने लगा जो अभी साबुत था और अभी उसके परखच्चे उड़े हुए थे। फिर एकाएक शीहॉर्न के मुंह से एक चीख निकली और उसकी सफेद रंग की कमीज उसके बाएं वक्ष के ऊपर एकाएक खून से लाल होने लगी और कोहराम मच गया। सुनील अपने केबिन में पहुंचा। विमल वहां नहीं था। कॉफी के 2 अनछुए कप मेज पर पड़े थे। वह गलियारे में बैठे चपरासी मान सिंह के पास पहुंचा। जो साहब अभी मेरे केबिन में बैठे थे, उसने व्यग्र भाव से पूछा, वो कहां गए? टॉयलेट। मान सिंह बड़े इत्मीनान से बोला। ओह, टॉयलेट? कितनी देर हुई? काफी देर हो गई है साहब। आपने मुझे यह क्यों लिख कर दिया था कि मैं उल्टे पांव आकर आपसे कहूं कि आपको मलिक साहब बुला रहे थे? सुनील ने उसके प्रश्न की तरफ ध्यान न दिया। वह टॉयलेट की तरफ लपका। विमल वहां नहीं था। वह रिसेप्शन पर पहुंचा। रेणु ने उसकी मुलाकाती को वहां से बाहर जाते नहीं देखा था। रिसेप्शन पर उस वक्त काफी भीड़ थी। उस माहौल में रेणु की वहां से कूच करते विमल पर निगाह न पड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। वह बेरंग अपने केबिन में लौटा। उसकी लेटर पैड पर निगाह पड़ी तो उसने उस पर अंकित एक इबारत की पहली लाइन में अपना नाम लिखा पाया। उसने झपट कर पैड उठाया और फिर इबारत पढ़ने लगा। लिखा था, सुनील साहब। पैड पर कॉफी का ऑर्डर आपने बॉल पॉइंट पेन से लिखा था, इसलिए जो कागज आपने फाड़ कर चपरासी को दिया था उसके निचले कागज पर भी आपकी लिखी इबारत का अक्स आ गया था, जो कि साफ पढ़ा जा सकता था। मुझे यह पढ़कर बड़ी हैरानी हुई थी कि आपने चपरासी को कॉफी का रुक्का लिखकर नहीं दिया था, बल्कि यह लिखकर दिया था कि वह उल्टे पांव आकर आपको यह खबर करे कि आपका बॉस आपको बुला रहा था। आपने ऐसा क्यों किया? यह बात मेरी समझ से बाहर है। यूं मुझे गिरफ्तार कराने का इरादा तो निश्चित ही आपका नहीं रहा होगा, क्योंकि जो आदमी वैसे ही आपके हवाले है उसको गिरफ्त में लेने के लिए कोई अतिरिक्त चतुराई दिखाना तो बेमानी है। लेकिन मुझे पीछे बिठाकर बहाने से खिसकने की कोई तो वजह होगी ही। बहरहाल मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मुझे फौरन यहां से कूच कर लेना चाहिए। मैं जा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द फोन पर आपसे बात करूंगा। अगर आपकी मंशा मुझे गिरफ्तार करवाने की रही थी तो मैं वापस आकर गिरफ्तार होने के लिए ऐन उसी कुर्सी पर बैठ जाऊंगा जिस पर से कि मैं अभी उठकर जा रहा हूं। मैं निर्गुणी आरे को गुण नाही, आपे तरसु पयोए। फिलहाल सत श्री अकाल। आपका मुरीद सोहल। सुनील कुछ क्षण अपलक उस इबारत को देखता रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और पैड में से कागज को फाड़कर अपनी मेज की दराज में डाल दिया। तभी इमारत के बाहर कहीं फ्लाइंग स्क्वाड के सायरन की आवाज गूंजी।
अब्दुल गनी ने अपना माथा पीट लिया। जिंदगी में पहली बार वह अपने मिशन में फेल रहा था। एक छिपकली, एक हरामजादी छिपकली की वजह से। छत पर से छिपकली ऐन उसके घोड़ा खींचने को तत्पर हाथ पर आकर गिरी थी। गोली लड़की की खोपड़ी से टकराने की जगह उसके कान के करीब से होकर गुजर गई थी। भला की फुर्ती दिखाते हुए उसने दूसरी गोली चलाई थी, लेकिन एक बार बौखला गया होने की वजह से दूसरी बार वह उतना सच्चा निशाना नहीं ले पाया था जितने की उसे शोहरत हासिल थी। उसने दूसरी बार लड़की की खोपड़ी की जगह अपेक्षाकृत बड़े टारगेट को निशाना बनाया था। गोली लड़की की छाती में जा लगी थी, लेकिन जैसा कि वह चाहता था ऐन उसके दिल से नहीं गुजरी थी और गोली चला पाने का सवाल ही नहीं था। वह तो खुशकिस्मत था कि दूसरी गोली भी चला पाया था। लड़की धाराशायी होते ही दर्जनों लोगों द्वारा घेर ली गई थी और उसे दिखाई देनी बंद हो गई थी। राइफल हाथ में थामे वह कमरे की बाईं ओर मौजूद टॉयलेट के दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा खोलकर वह टॉयलेट में दाखिल हुआ। उसने कमोड पर चढ़कर यहां दीवार में बना वो रोशनदान खोला जो इमारत के सकरे से सर्विस शॉफ्ट में खुलता था। फिर उसने जेब से नायलॉन की एक मजबूत डोरी निकाली। उसने उसका एक सिरा राइफल के में पिरोकर मजबूती से बांध दिया। फिर उसने राइफल को डोरी के सहारे रोशनदान से बाहर सर्विस शॉफ्ट में लटका दिया और डोरी का दूसरा सिरा रोशनदान में लगी लोहे की सलाख के साथ बांध दिया। फिर उसने रोशनदान बंद कर दिया। अब रोशनदान के मेले से धुंधलाए शीशों में से न लोहे की सलाख दिखाई दे रही थी और न सलाख के साथ बंधी रस्सी की गांठ। वह टॉयलेट से बाहर निकला। उसने टॉयलेट के दरवाजे के सामने कुछ फर्नीचर सरका दिया और फिर कमरे से बाहर निकला। बाहर गलियारे में कोई नहीं था, लेकिन नीचे से कोलाहल की और फर्श को रौंदते भारी कदमों की आवाजें आ रही थी। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और निर्विघ्न इमारत की छत पर पहुंच गया। उधर से उसने छतें फांदते हुए घटना स्थल से दूर निकल जाना था। वह उकड़ू हुआ छत पर आगे को लपका। कौन है? एकाएक उसे एक ललकार भरा स्वर सुनाई दिया, खबरदार। अब्दुल गनी के छक्के छूट गए। उसे पहचानते देर न लगी कि वह किसी पुलिसिया का स्वर था। लड़की की हिफाजत के लिए वहां डोंगरे की अपेक्षा से कहीं ज्यादा इंतजाम था। पुलिस इमारतों की छतों पर भी मौजूद थी। बहरहाल खबरदार तो वह हुआ, लेकिन खबरदार होकर रुका नहीं। वह पूरी शक्ति से आवाज की विपरीत दिशा में भागा। छत के सिरे पर पहुंचकर उसने अगली इमारत की छत की तरफ छलांग लगाई। तभी एक फायर हुआ। वह अभी हवा में ही था कि गोली उसकी पीठ में आकर लगी। एक क्षण के लिए उसका शरीर हवा में गति शून्य हुआ और फिर वह दोनों इमारतों के बीच की गली की पक्की जमीन पर जाकर गिरा। अब्दुल गनी नाम के क्रैक शॉट की यह लीला समाप्त हो गई। सुनील बगोले की तरह मलिक साहब के ऑफिस में दाखिल हुआ। भड़क से दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मलिक साहब ने हड़बड़ाकर सिर उठाया। क्या हुआ? वे सख्ती से बोले, आग लग गई क्या इमारत में? कालीन बिछे फर्श को रौंदता सुनील मेज के करीब पहुंचा। पुलिस कैसे पहुंच गई? वह बोला। चिल्लाओ नहीं, मैं बहरा नहीं हूं। यहां पुलिस कैसे पहुंच गई? मैंने फोन किया था। किस लिए? उस इश्तेहारी मुजरिम को गिरफ्तार करवाने के लिए। और किस लिए? मैंने आपको कहा था कि वो मेरा दोस्त है। हाँ, कहा था। वो तुम्हारा दोस्त है, मेरा नहीं। आपने मेरे सीक्रेट की यह कदर की। यह कोई रखने लायक सीक्रेट नहीं था। इस समाज के लिए भी मेरी कोई जिम्मेदारी बनती है, कोई फर्ज बनता है। सबके भले के लिए एक आदमी को नाराज किया जा सकता है। मैं एक खतरनाक बेइंतहाई इश्तिहारी मुजरिम का आजाद विचरना समाज के लिए हितकारी नहीं मानता। उसकी आजादी में हमारे अखबार का फायदा है। मैं ऐसे फायदे का तलबगार नहीं जो मुझे शरीफ और नेक शहरियों की जान और माल को खतरे में डालकर हासिल होने वाला हो। वो भी कभी एक शरीफ और नेक शहरी था जिसे आपके समाज ने जबरन मुजरिम बना दिया। तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो। इतने बड़े समाज में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई ज्यादती हो ही जाती है, कोई जुल्म हो ही जाता है। लेकिन इससे मजलूम को खून खराबे, लूटपाट पर उतारू हो जाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। गलत काम गलत ही है, चाहे वो मजबूरी में किया जाए या फिर खुद की मर्जी से। इंसाफ ना हासिल होने पर या इंसाफ हासिल होने में देर लगने पर मुजरिम को जबरन इंसाफ की गद्दी हथिया लेने का अख्तियार नहीं हासिल हो जाता। तुम्हारा वो कथित दोस्त कितना ही भला मानस क्यों ना हो, उस पर कितना ही जुल्म क्यों ना हुआ हो,
लेकिन आज अगर वह समाज में मुजरिम का दर्जा रखता है तो अपने गुनाहों की वजह से, वो खतरनाक इश्तेहारी मुजरिम करार दिया गया है तो अपने गुनाहों की वजह से, और सजा भी पाएगा तो अपने गुनाहों की वजह से। कानून अंधा होता है, उसे मुजरिमों की अच्छाइयों से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इंसान अंधा नहीं होता, उसे दूसरे इंसान की अच्छाइयों से लेना देना होता है। तो पढ़े लेते देते रहो, तुम अपना काम करो, कानून को अपना काम करने दो। सुनील को तत्काल कोई जवाब न सूझा। और फिर मुजरिम के साथ खुद मुजरिम बन जाना कहाँ की समझदारी है? कौन बन रहा है मुजरिम के साथ मुजरिम? तुम और कौन? मैंने क्या कर दिया जैसे तुम्हें मालूम नहीं? यू आर हार्बरिंग अ क्रिमिनल। एक मुजरिम को, एक खतरनाक इश्तेहारी मुजरिम को पनाह देना जुर्म नहीं तो और क्या है? सुनील चुप रहा। अब यह बताओ, मलिक साहब बदले स्वर में बोले, वो गिरफ्तार हुआ या नहीं? नहीं। नहीं? वो पुलिस के आगमन से पहले ही यहां से कूच कर चुका था, फिर भी इतना भड़क रहे हो? मैं आई एम सॉरी सर। नेवर माइंड। उसके लौट आने की कोई उम्मीद है? नहीं, लेकिन गिरफ्तार वो फिर भी हो सकता है। मेरी फोन कॉल की वजह से पुलिस को इतना तो पता लग ही गया है कि वो राजनगर में है। देख लेना, पुलिस उसकी तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान मारेगी। सुनील खामोश रहा। सोहल के बारे में मलिक साहब के ख्यालात जान चुकने के बाद उनके सामने सोहल के नए चेहरे का जिक्र करना हिमाकत थी। शीहॉन सरकारी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती थी। वो अभी जिंदा थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी जिंदगी बने रहने की बाबत कोई गारंटी नहीं की थी। अलबत्ता ऑपरेशन द्वारा राइफल की शक्तिशाली गोली उसके जिस्म से निकाली जा चुकी थी। अब्दुल गनी की शिनाख्त हो चुकी थी। जिन हालात में वो मरा था वे उसी के हमलावर होने की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन इस बात का कोई भी अकाट्य सबूत सामने नहीं आया था। केस की गंभीरता से प्रभावित होकर पुलिस कमिश्नर जुआरी खुद अस्पताल पहुंचा था। एसीपी देवड़ा ने उसे वारदात का सारा ब्यौरा दिया। ऐसे मुश्किल हालात में कमिश्नर बोला, लड़की के कत्ल की कोशिश इस बात की तरफ साफ इशारा है कि ऐसा कुछ जानती थी वो, जो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लड़की की आई मौत पर तो हमारा कोई वश नहीं, लेकिन अब यह जबरन लाई मौत से नहीं मरनी चाहिए। लोकल थाने का एचएचओ कौन है? पटवर्धन, उसे तलब करो। वो यही है, मैं अभी बुलाता हूं। एक 50 साल का इंस्पेक्टर की वर्दी में बुरी तरह से फंसा हुआ मोटा थुलथुल मराठा कमिश्नर के हुजूर में पेश हुआ। वह उस थाने का इंचार्ज था जिसके इलाके में वो अस्पताल पड़ता था। पटवर्धन ने कमिश्नर को सैल्यूट मारा। क्या बात है? कमिश्नर उसे घूरता हुआ बोला, कभी कुर्सी से हिलते डुलते नहीं हो? जी, पटवर्धन बौखला कर बोला। ऐसे खमीर की तरह फूले हुए थुलथुल जिस्म के साथ अपनी ड्यूटी को क्यों कर अंजाम दे पाते हो? पटवर्धन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। जी, वो क्या है कि मुझे मालूम है वो क्या है, कमिश्नर सख्ती से बोला। जो मैं कहने जा रहा हूं उसे कान खोलकर सुनो। जी हाँ। यहाँ इंटेंसिव केयर यूनिट में शीहॉन नाम की एक लड़की भर्ती है। उस लड़की की जान लेने के लिए उस पर एक हमला हो चुका है। हमलावरों की बदकिस्मती से वो अभी जिंदा है, इसलिए उसकी जान लेने की दोबारा कोशिश की जा सकती है। अब इस बात की जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर आयद होती है कि ऐसी कोई कोशिश कामयाब न होने पाए। यस सर, मैं अभी वहां पर कड़ा पहरा बिठाता हूं। वो तो तुम बिठाओगे ही, तुम्हारे बिठाए पहरेदारों से मैं क्या उम्मीद करता हूं वो सुनो। यस सर। पहले ऐसे बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं जिनमें बावजूद पहरेदारी और चौकसी के ऐसे माहौल में किसी की जान की हिफाजत न हो सकी। इस बार हिफाजत फेल हो जाने में मैं कोई फिल्मी या किताबी एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि बाद में मुझे यह सुनने को मिले कि कोई खिड़की के रास्ते ऊपर चढ़ाया था, वो छत फाड़कर आसमान से टपक गया था, या जिसे पहरेदारों ने कोई डॉक्टर या कंपाउंडर या नर्स या बिजली वाला या नलके वाला या जमादार या चपरासी या कोई पुलिस का आला अफसर समझा था, वही कातिल था और कत्ल करने में कामयाब हो गया था। अब यह देखना तुम्हारा काम है कि कोई कातिल कैसे भी बहरूप में यहां कदम न रखने पाए। इस इंटेंसिव केयर यूनिट में किसी को भी अकेले दाखिल होना मना है, चाहे वो यहाँ का मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हो या फिर पुलिस कमिश्नर। जिस किसी का भी भीतर दाखिल होना जरूरी हो, उसके साथ कम से कम 2 हथियारबंद आदमी जाए और हर पल उस पर निगाह रखें। पहरेदार ऐसे बिठाए जाए जो अपने सगे बाप का लिहाज न करे, जो ऊँघने न लग जाए, जो किताबें या पत्रिकाएं न पढ़ने लग जाए, जो नर्सों या आयाओं के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश न करे, और जो यहाँ भीषण आग भी लग जाए तो अपनी पहरेदारी की पोस्ट न छोड़े। समझ गए?
यस सर। कोई बात, कोई संभावना मेरे कहने से रह गई हो तो उस पर खुद गौर करना। इंस्पेक्टर पटवर्धन, अगर फिर भी यहां वारदात हो गई तो समझो तुम्हारी तो छुट्टी पक्की है, और सबके लिए कोताही और लापरवाही की सख्त से सख्त सजा का इंतजाम करूंगा, खास तौर से तुम्हारे लिए। यस सर, थर थर कांपता हुआ थानाध्यक्ष बोला। यू कैन गो नाउ। थानाध्यक्ष सैल्यूट मारकर यूं वहां से भागा जैसे उसका किसी दैत्य से पीछा छूट रहा हो। शाबाश, इकबाल सिंह अंगारों पर लौटता हुआ बोला। शाबाश, यानी कि जिसे मरना था वो जिंदा है और जिसने मारना था वो मर चुका है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। डोंगरे परेशान हाल स्वर में बोला। अब्दुल गनी, पहले कभी फेल नहीं हुआ। ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ कि फेल होने वाले सिपा सालार ने वापस कंपनी में सूरत दिखाने की बेगैरत हरकत की हो। साहब यकीन जानिए, फेल होने जैसी कोई वजह नहीं थी। अब्दुल गनी का खुद गोली खाकर मर जाना ही इस बात का सबूत है कि कोई गैर मामूली, कोई अनहोनी बात हो गई थी। बकवास। और लड़की को गोली बराबर लगी है, लेकिन वो मरी नहीं है, बचने वाली भी नहीं है, बहुत खस्ता हालत में है। पुलिस में हमारा जो भेदिया है वो कहता है कि संभावना उसके बिना होश में आए मर जाने की है। मुझे संभावना नहीं, गारंटी चाहिए, इकबाल सिंह गरजा। अस्पताल पर बहुत सख्त पहरा है। डोंगरे धीरे से बोला। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं कुछ नहीं जानता। लड़की की मौत का सामान करना तेरा काम है। तू उसे कैसे करेगा यह तेरा सिरदर्द है। मुझे फौरन से पेशतर लड़की की मौत की खबर मिलनी चाहिए, चाहे इसके लिए तुझे सारे मरीजों को, डॉक्टरों को, नर्सों को, पूरे अस्पताल की पूरी इमारत को ही नेस्तानाबूद क्यों ना करना पड़े। क्या? मैं, डोंगरे मरे स्वर में बोला, करता हूं कोई इंतजाम। लड़की के कांटेक्ट के ना पकड़े जाने का सबसे ज्यादा अफसोस इंस्पेक्टर अशोक जगनानी को हुआ था। लड़की की गिरफ्तारी को इतना गोपनीय रखा गया था कि उस पर आक्रमण होने का उसे कतई कोई अंदेशा नहीं था। फिर ऐसे आक्रमण से सावधान रहने का व्यापक प्रबंध किया गया था, लेकिन फिर भी लड़की पर लगभग घातक आक्रमण हो गया था और डोप स्मगलरों के गिरोहों का भंडाफोड़ करने का एक नायाब मौका उसके हाथ से निकल चुका था। वैसे तो पुलिस की नौकरी में अशोक जगनानी हर प्रकार के अपराधियों के खिलाफ था, लेकिन मादक पदार्थों का धंधा करने वालों से उसकी खास दुश्मनी थी। ऐसे किसी अपराधी को गिरफ्तार करने पर सदा ही उसका दिल चाहता था कि वह वहीं हाथ के हाथ खुद ही उसे सजा दे डाले, मौत की सजा। कभी खुद उसका बाप रूपचंद जगनानी ऐसे नशों की गिरफ्त में था और परिवार के सर्वनाश का कारण बना था। कमाटीपुर में हुई वारदात के बारे में उसने फिर अपने भेदिये से बात की। भेदिये का नाम गुंटप्पा था और वह खुद स्मगलर रह चुका था। भरपूर कोशिशों के बावजूद वह कमाटीपुर के इलाके के किसी डोप पेडलर का नाम तक न सप्लाई कर सका। फिर शाम को ड्यूटी ऑफ होने पर अशोक जगनानी ने खुद अपनी कोशिशों से कोई नतीजा हासिल करने का फैसला किया। जो कुछ हुआ था उसकी वजह से न्यू बॉम्बे रेस्टोरेंट अब उसकी खास तवज्जो में आ गया था। शाम को उसने एक बंद स्टेशन वैगन का इंतजाम किया, जिसे उसने न्यू बॉम्बे रेस्टोरेंट के ऐन सामने सड़क के पार ले जाकर फुटपाथ के साथ लगाकर खड़ा कर दिया। फिर वह चुपचाप स्टेशन वैगन के पृष्ठभाग में पहुंच गया। स्टेशन वैगन के रेस्टोरेंट की ओर के पहलू में एक झर्री थी जिसमें से बाहर झांका जा सकता था। अपने साथ वह एक टेलीलेंस वाला कैमरा भी लाया था, जो जरूरत के वक्त फासले से भी क्लोजअप जैसी तस्वीर तो खींच ही सकता था, साथ ही उसका टेलीलेंस दूरबीन का भी काम कर सकता था। बेहद उबाऊ और थका देने वाली निगाहबीनी शुरू हुई। उसकी मेहनत जाया न गई। आधे घंटे की निगाहबानी के बाद एक चीज उसकी खास तवज्जो में आई। वह चीज एक वजन तोलने की मशीन थी जो रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार के करीब पड़ी हुई थी। उसने अनुभव किया वह मशीन वहां काफी लोकप्रिय थी। आते जाते वो लोग भी खामखा उसके प्लेटफॉर्म पर सवार हो जाते थे जिनकी वजन तोलने की कोई मर्जी नहीं होती थी। जैसे वो एक खुली दाढ़ी वाला अधेड़ सिख जो कि अपनी खुली दाढ़ी और पान से बैंगनी हुए दांतों और मसूड़ों की वजह से देखने में बड़ा विकराल लगता था। उस घड़ी वो फिर मशीन के प्लेटफॉर्म पर कदम रख रहा था। जगनानी ने टेलीलेंस एडजस्ट किया और व्यू फाइंडर में से बड़े गौर से उसे देखने लगा। सरदार ने मशीन में एक सिक्का डाला। मशीन की पहले से जलती बुझती लाल पीली बत्तियां और ज्यादा जोर से जगमगाई और फिर वजन बताने वाली एक टिकट मशीन की कटोरी में आकर गिरी।
सरदार ने कटोरी में हाथ डालकर वह टिकट उठाई तो जगनानी चौंका। कटोरी में से टिकट उठाते समय उसने कटोरी में भूरा सा कुछ रख दिया था। सरदार मशीन से उतरने के लिए वापस घुमा तो जगनानी ने फौरन उसकी तस्वीर खींच ली। उसके वहां से हटते ही सिगरेट के कष्ट लगाता एक कोई 35 साल का व्यक्ति मशीन पर चढ़ा। उसने भी मशीन में सिक्का डाला। कटोरी में टिकट आकर गिरा तो उसने उसे उठा लिया और वहां से चलता बना। जगनानी ने टेलीलेंस में से साफ देखा कि विकराल शक्ल वाले सरदार ने कटोरी में जो कुछ भूरा सा वहां रखा था अब वहां से गायब था। जगनानी का माथा ठनका। कोई आधे घंटे बाद फिर वही कुछ हुआ। तो यह बात है, वह मन ही मन बोला। डोप पेडलिंग के एक अनोखे तरीके का नजारा उसने किया था। वह बुरा सा कुछ निश्चित रूप से डोप की पुड़िया होती थी जो सरदार वहां छोड़ता था और जिसे उसका ग्राहक वहां से उठा लाता था। अब उस इलाके के कम से कम एक डोप पेडलर की सूरत से वह वाकिफ था। उसकी तस्वीर उसके पास थी। उसकी मेहनत जाया नहीं गई थी। रूपचंद जगनानी ने घड़ी पर निगाह डाली। 9 बजने को थे। किसी खास ही ड्यूटी में फंस गया पुटरा, वह बोला। मीरा ने बड़ी संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। मैं चलता हूं, वह बोला। इतवार को आऊंगा। नहीं, उसकी गोद में बैठी 8 साल की शिल्पा मचलकर बोली। अभी मत जाओ दादाजी, अभी हम और कहानी सुनेंगे। शिल्पा, मीरा सख्ती से बोली। उठो वहां से, दादाजी ने जाना है। दादाजी क्यों जाते हैं? शिल्पा बोली। यहां हमारे साथ क्यों नहीं रहते? रूपचंद जगनानी और उसके इकलौते जीवित बेटे अशोक जगनानी की बीवी मीरा जगनानी दोनों में से कोई कुछ ना बोला। रूपचंद जगनानी अपने बेटे और उसके परिवार के साथ क्यों नहीं रहता था, इसका जवाब उस बच्ची को समझाना कठिन था। 12 साल पहले रूपचंद जगनानी अपनी बीवी और अशोक से छोटे 2 लड़कों के साथ अपनी खटारा मोटरसाइकिल पर खार में स्थित अपने ससुराल जा रहा था। अशोक उनके साथ सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि तब वह 16 साल का था और उन लोगों के साथ मोटरसाइकिल पर नहीं बैठ सका था। बैठ तो ठीक से उसकी बीवी और उसके 12 और 8 साल के 2 लड़के भी नहीं सकते थे, लेकिन नशे की तरंग में हमेशा ही उसकी यह जिद होती थी कि वह खार तक उन्हें मोटरसाइकिल पर ही लाद कर ले जाएगा। अशोक की मां जानती थी कि उसका पति डोप एडिक्ट था, लेकिन साथ ही खुद इस बात की गवाह थी कि इतनी सवारियों के साथ वह दर्जनों बार मोटरसाइकिल चला चुका था। इस रोज वे खार न पहुंच सके। रास्ते में मोटरसाइकिल का एक ट्रक के साथ भीषण एक्सीडेंट हुआ जिसमें रूपचंद के दोनों बच्चे और बीवी मारे गए। वह खुद कैसे बच गया, यह एक करिश्मा था। चोटें उसे बेतहाशा आई थी, लेकिन सब जल्दी ठीक हो जाने वाली थी। और अनोखी बात यह हुई थी कि जिस एक्सीडेंट में उसकी बीवी और 2 बेटे तत्काल मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उसमें वह बेहोश तक नहीं हुआ था। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने अपने और अपने परिवार के खून से रंगे रूपचंद जगनानी को सड़क के किनारे पुर्जा पुर्जा हुई मोटरसाइकिल के करीब अपनी दोनों बच्चों की लाशों को छाती से लिपटाए और अपनी मृत बीवी का कुचला हुआ सिर गोद में रखे अपलक शून्य में झांकते पाया था। उस हादसे में अशोक सिर्फ इसलिए मरने से बच गया था क्योंकि उसका अपनी मां और भाइयों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ पाना संभव न था। बाद में रूपचंद ने अशोक को उसके बाद में रूपचंद ने अशोक को उसके साले के घर भेज दिया और खुद महालक्ष्मी के पुल के पास एक चाल के एक कमरे में अकेला रहने लगा, जहां की वह आज भी रहता था। नशा करना तो उसने तभी छोड़ दिया था, लेकिन उसके मन में एक वहम कील की तरह ठुक गया कि वह अपने परिवार के लिए बहुत मनहूस था। अपने अभिशप्त साए से अशोक को बचाए रखने के लिए उसने तभी से अशोक को खुद से अलग कर दिया था और वह आज भी अलग था। अशोक पढ़ लिखकर पुलिस में भर्ती हुआ। मीरा से उसकी शादी हुई। उनकी शिल्पा नाम की खूबसूरत बच्ची हुई, लेकिन हर किसी के भरपूर अनुरोध के बावजूद उसने उन लोगों के साथ रहना कबूल नहीं किया। वजह वह किसी को बता नहीं सकता था, लेकिन उसके मन में तब भी यह वहम घर किए था कि उसने अपने इकलौते बेटे के परिवार के साथ रहना कबूल किया तो उसका मनहूस साया सारा परिवार तबाह कर देगा।
अपनी शादी के वक्त वह कॉरपोरेशन के दफ्तर में ड्राफ्ट्समैन था और आज 56 साल की उम्र में भी वही नौकरी कर रहा था। बीच में तब उसकी नौकरी जाते जाते बची थी जब किसी ने दफ्तर में उसकी शिकायत कर दी कि वह डोप एडिक्ट था। कितना ही अरसा वह सस्पेंड रहा था और उस सस्पेंशन का समापन नौकरी से बर्खास्तगी पर आकर खत्म होना लगभग निश्चित था, जबकि उसके परिवार के साथ वह हौलनाक ट्रेजेडी हुई थी और फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर सख्त वार्निंग के साथ उसे उसकी ड्राफ्ट्समैन की नौकरी पर बहाल कर दिया गया था। सस्पेंशन के दौरान अपने इकलौते बच्चे को पालने के लिए उसने जो यंत्रणाएं भुगती थी वो साक्षात नरक से कम न थी। उन्हीं दुश्वारी के दिनों के सदके तब से लेकर अब तक वह एक ऐसे ही जरायाम पेशा कार्य में मशगूल था जिसकी भनक भी अगर उसके ईमानदार बेटे को लग जाती तो कहर बरपा जाता। वह मटके का कलेक्टर था। बतौर कलेक्टर उसे जमा हुई रकम पर 1% कमीशन मिलती थी। उस अतिरिक्त आमदनी का चस्का यह उसका दुर्भाग्य था कि वह आज तक नहीं छोड़ सका था। दादाजी, शिल्पा फिर मछली, कहानी सुनाओ ना। नहीं बेटी, उसे गोद से उतारकर उसकी मां के हवाले करता रूपचंद जगनानी उठ खड़ा हुआ। बाकी कहानी इतवार को। दादाजी ने जाना है ना। आप यहां क्यों नहीं रहते? उसकी भी एक कहानी है बेटी। जब तू बड़ी हो जाएगी तो मैं तुझे सुनाऊंगा। फिर मुंबई पुलिस के कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ इंस्पेक्टर अशोक जगनानी का मटका कलेक्टर पिता वहां से विदा हो गया। कॉलबेल के जवाब से वागले ने इमारत का प्रवेश द्वार खोला। अपने सामने चौखट से पार उसने एक नितांत अजनबी को खड़े पाया। क्या है? वागले संदिग्ध भाव से उसे घूरता हुआ बोला। हेलो वागले, विमल मुस्कुराता हुआ बोला। कौन हो तुम? तुम्हारा दोस्त। कौन दोस्त? नए चेहरे की यह भी एक अजीब मुसीबत है, कोई पहचानता ही नहीं। क्या मतलब? मैं सोहल हूं। सोहल? हाँ, मुझे सोहल की सूरत दिखाई नहीं दे रही, मुझे सोहल की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। यानी कि 10 लाख रुपया खर्चना फायदेमंद साबित हुआ। वागले खामोश रहा। उसके चेहरे से संदेह और अनिश्चय के भाव न गए। कंधा कैसा है अब तुम्हारा? घायल कैसे हुआ था मेरा कंधा? बरसोवा बीच पर मचे खून खराबे में जहरत की चलाई गोली तुम्हारे कंधे में लगी थी। हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? जुहू में, कंपनी के होटल सीयू के सामने। जब मैं एक टैक्सी पर सवार होटल की मार्की में पहुंचा था और उसी टैक्सी में तुम मुझे वहां से जबरन भगा कर ले गए थे। बकिया की मौत से पहले उसके चंगुल से तुम्हें किसने छुड़ाया था? तुमने? अकेले? नहीं, कंपनी की संध्या नाम की एक कॉल गर्ल की मदद से। तुम सोहल हो? वागले सहमति में सिर हिलाता हुआ बोला। यह देखो, तुका की चिट्ठी। विमल ने जेब से निकालकर उसे चिट्ठी दिखाई, जो मुझे सोनपुर में डॉक्टर स्लेटर की मार्फत मिली थी। भीतर आओ। विमल ने भीतर कदम रखा। वागले ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। तुका कैसा है? विमल बोला। ठीक है, वागले बोला, लेकिन अभी ठीक से चलने फिरने के काबिल नहीं। कार चलाकर कोलीवाड़े सलाउद्दीन के होटल तक ठीक ठीक पहुंच गए थे? पहुंच ही गए थे किसी तरह से, गिरते पड़ते, तभी तो जान बची। वागले उसे एक बेडरूम में ले आया जहां तुकाराम मौजूद था। उसकी पलस्तर चढ़ी टांग 2 तकियों के सहारे उसके सामने फैली हुई थी और वह बड़ा कमजोर और थका हुआ सा लग रहा था। अपना सरदार आया है, वागले बोला। विमल पलंग पर तुकाराम के करीब बैठ गया। उसने तुकाराम का हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराता हुआ बोला, कैसे हो? तू सरदार ही है ना? तुकाराम अपलक उसे देखता हुआ बोला। अभी भी कोई शक है? यह तो कमाल ही हो गया, तेरी तो आवाज भी नहीं मिलती। विमल हंसा। वागले, सरदार को कोई चाय पानी तो पिला। वागले सहमति में सिर हिलाता हुआ वहां से चला गया। पिछली बार का मुझे बहुत अफसोस है, तुकाराम बड़ी संजीदगी से बोला। खामख्वाह इतना बढ़िया प्रोग्राम पिट गया, हाथ में आया माल खामखा हाथ से निकल गया। छोड़ो वो किस्सा अब। जैसा इंसान सोचता है वैसा कहीं होता है? होता तो वो है जो वाहे गुरु चाहता है। तभी तो हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है कि सोचे सोची न होवई, जे सोची लखबार। तू ठीक कह रहा है। अब बोलो, चिट्ठी में क्या लिखा था?
कहां से मोटा माल हाथ लगने की उम्मीद है? जौहरी बाजार से। वहां सुनारों की एक बहुत बड़ी मार्केट है। मार्केट के नीचे तहखाने में 500 लॉकरों वाला प्रीमियम वॉल्ट सर्विस नामक एक प्राइवेट वॉल्ट है। वहां से। दुकानों से या वॉल्ट से? वॉल्ट से, वहां के लॉकरों को खोलकर। वॉल्ट खोलना कोई हंसी मजाक नहीं, फिर उसके लॉकरों को खोलना। कोई कहता है कि यह सब कुछ हो सकता है। कौन कहता है? कोई एक जना नहीं कहता, 4 जने कहते हैं। नाम है जॉर्ज सेबेस्टियन, जामंत राव, सतीश आनंद और मुबारक अली। इनमें से सिर्फ मुबारक अली को हम जानते हैं। खतरनाक मवाली है। सांप्रदायिक दंगे फैलाने के इल्जाम में 3-4 बार गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अब तक बिना सजा पाए छूटता रहा है। बाकी के 3? बाकी के 3 भी मुबारक अली से मिलती जुलती औकात के ही है और समझते हैं कि वॉल्ट खोल सकते हैं, लॉकर खोल सकते हैं। हाँ, अपनी योजना उन्होंने तुम्हें तो बताई होगी। हाँ, मोटे तौर पर। तुम्हें लगा कि वो कामयाब हो सकते हैं? हाँ, तो हो ले कामयाब। किस बात का इंतजार है उन चारों को? यह काम सिर्फ उन चारों के बस का नहीं, तो यह कम से कम 25 आदमियों का काम है। क्या कह रहे हो तुका? इतनी बड़ी भीड़ को चोरी डकैती जैसे कामों में कहीं एक सूत्र में बांधे रखा जा सकता है? यही डर तो उन्हें मेरे पास ले आया था। दरअसल उन्हें एक मजबूत लीडर की जरूरत है, जिसका रोब और दबदबा इतने सारे लोगों को एक सूत्र में बांध कर रख सके। मुबारक अली यह उम्मीद मेरे से पूरी करना चाहता था, लेकिन मैं तो लाचार हूं। बिस्तर पर पड़ा हूं, फिर मैंने तेरा नाम लिया। पट्टे बाग बाग हो गए। तभी मैंने तुझे चिट्ठी लिखी थी। अच्छा हुआ तू वक्त पर आ गया, वरना वे उतावले हो रहे थे और हाय बाप में कोई और सरगना तलाश करने की फिराक में दिखाई देने लगे थे। लेकिन माल अगर 25 जनों में बटेगा तो 25 जनों में बराबर नहीं बटेगा। मोटा हिस्सा उन चारों और हमारे में बटेगा। बाकी सब प्यादे हैं, जो कि माल के हिस्सेदार नहीं होंगे, सिर्फ उजरत के हकदार होंगे। ऐसे कथित प्यादों में से कोई प्यादा अति महत्वाकांक्षी निकल आया और मोटे माल के सपने देखने लगा तो सबकी ऐसी तैसी फेर देगा। हो सकता है तभी तो एक दबंग सरगने की जरूरत है इस अभियान के लिए, जो कि मैं हूं। हाँ, तू नहीं जानता कि तेरे नाम का कितना दबदबा है मुंबई के अंडरवर्ल्ड में। मेरी माँ ने मुझे गुंडे बदमाशों पर दबदबा कायम करने के लिए तो पैदा नहीं किया था। अब तू खामखा जज्बाती हो रहा है। कोई इंसान का बच्चा काल का पहिया इतना पीछे नहीं फेर सकता कि वो अपनी नई जिंदगी की नई दास्तां अपनी पैदाइश से शुरू कर सके। कितना माल हाथ लगने की उम्मीद है, इस बाबत कुछ भी कहना मुहाल है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे वॉल्ट खोल सकने की क्षमता उनमें नहीं है। 500 में से 60 वॉल्ट वो खोल सकते हैं। उन 60 वॉल्टों में क्या है, यह वॉल्ट के मालिकान के अलावा कोई नहीं जानता। वॉल्टों में से मोटा रोकड़ा और लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात भी बरामद हो सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि उनमें से ऐसे कागजात, सर्टिफिकेट और हुंडिया वगैरह ही निकले जिनकी कि हमारे लिए 2 कौड़ी की कीमत भी ना हो। फिर क्या बात बनी? यह तो गुनाहे बेलज्जत जैसा अभियान साबित हो सकता है। सरदार, वो वॉल्ट सुनारों की मार्केट में है और मार्केट जौहरी बाजार में है। वॉल्ट के कितने ही क्लाइंट उस मार्केट के ऐसे व्यापारी हैं जो अपना कीमती माल अपनी दुकानों की सेफों में रखने की जगह वॉल्ट के लॉकरों में रखना पसंद करते हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अभियान गुनाहे बेलज्जत जैसा साबित होगा। जवाब यह सोचकर देना था कि आजकल हमारे सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। गर्दिश में है और हमारी हर कोशिश उल्टी पड़ती है। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। जो हो गया उसे भूल जा और आगे की सोच। योजना क्या है? वह मैं चाहता हूं कि तू उन्हीं लोगों की जुबानी सुने। मैं उनसे तेरी मुलाकात का इंतजाम करवाता हूं। यूं तुझे उन चारों की औकात परखने का भी मौका मिल जाएगा। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। तभी वागले ने बेडरूम में कदम रखा। वॉल क्लॉक ने 1 बजाया तो रूपचंद जगनानी ने उस ब्लूप्रिंट को, जिसे कि वह सुबह से ट्रेस कर रहा था, ट्रेसिंग पेपर समेत अपनी ड्राफ्ट्समैन की टेबल के विशाल ड्राइंग बोर्ड पर से उतारा और उसे ले जाकर स्टील की अलमारी में बंद कर दिया। शनिवार को उसका हाफ डे होता था और 1 बजे छुट्टी हो जाती थी। चंदेल नाम का उसका सहयोगी ड्राफ्ट्समैन, जो कि एक अविवाहित युवक था, उसके करीब पहुंचा। क्या प्रोग्राम है डैडी? वह बोला। तेरा क्या प्रोग्राम है? जगनानी बोला।
मैं तो रेसकोर्स जाऊंगा और वहां किसी घोड़े के साथ किस्मत आजमाऊंगा। पुटड़े, जब मैं तेरी उम्र में था तो घोड़ियों के साथ किस्मत आजमाता था, घोड़ों के साथ नहीं। तुम खुशकिस्मत थे डैडी। आजकल की नौजवान घोड़ियां तो सिर्फ पैसे वालों को अपने साथ किस्मत आजमाने देती है। जगनानी हंसा। अपनी नौजवानी का ख्याल करके उसकी आंखों में गुलाबी डोरे तैर गए। डैडी, चंदेल बोला, आज मेरे साथ रेसकोर्स चलो ना, शायद तुम्हारी किसी टिप से मेरा घोड़ा लग जाए। नहीं, मुझे काम है। ओह प्लीज, मैं बाद में आऊंगा। तुम मुझे विंडो पर मिलना। कितने बजे? 3 बजे। ठीक है। जगनानी ऑफिस से निकला और इलाके के एक गंदे से रेस्टोरेंट में जा पहुंचा। वह रेस्टोरेंट उसका मल्टी कलेक्शन का अड्डा था। मटके पर लगी जो रकमें मटका एजेंट उस इलाके से इकट्ठी करते थे, वे रकमें वे जगनानी के पास जमा कराते थे, जो उन्हें मुनासिब हिसाब किताब के साथ आगे कंपनी के निजाम में दरमियान दर्जे के ओहदेदार गोविंद दत्तानी के पास पहुंचाता था। रेस्टोरेंट के पृष्ठभाग में 3-4 कैबिन थे, जिन पर टाट से भी गए बीते गंदे मक्खियों से भिनभिनाते पर्दे लटक रहे थे। वह कोने के कैबिन में दाखिल हुआ। एक एजेंट उसके इंतजार में पहले से ही वहां मौजूद था। अरे मूसा, जगनानी एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, कब से बैठा है? अभी आया, वह बोला। आज मुझे जरा देर हो गई। कोई वांदा नहीं। जगनानी खाम खा तनिक हंसा और फिर बोला, लाओ। मूसा ने उसे एक लिफाफा सौंपा। लिफाफे पर मूसा का नाम लिखा था और उसके एक कोने में 9,872 रुपए की रकम लिखी हुई थी। उसने लिफाफा खोला। लिफाफे में एक लंबी लिस्ट थी जिसमें मटका खेलने वालों के नाम, उनके द्वारा खेले गए नंबर और नंबरों पर लगाई गई रकमें अंकित थी। जगनानी ने रकमों का टोटल किया और फिर नोट गिने। उसने रकम टोटल से मिलती पाई। फिर उसने अपनी जेब से पिछले रोज वाली लिस्ट निकाली। तुम्हारी कल की लिस्ट में से 5 नंबर लगे हैं, 2 सिंगल और 3 डबल। उनका रोकड़ा और अपनी कमीशन काबू करो। हासिल हुई रकम में से एक रकम उसने मूसा को लौटा दी। उसके विदा होने के बाद जगनानी ने जेब से एक डायरी निकाली और उसमें बची हुई रकम नोट कर ली। आइंदा आधे घंटे में ऐसा हिसाब किताब उसने 6 और एजेंटों से किया। यह उसका रोज का दस्तूर था। अपना लंच का 1 घंटा वह बतौर मटका कलेक्टर ड्यूटी भुगता कर गुजारता था। अब केवल श्रीधर नाम के एक और एजेंट का आगमन बाकी था। तब तक वह 45,614 रुपए कलेक्ट कर चुका था। आधा घंटा और गुजर गया लेकिन श्रीधर न आया। जगनानी के लिए यह हैरानी की बात थी। श्रीधर अमूमन सबसे पहले पहुंचने वाला छोकरा था। उसने आधा घंटा और इंतजार किया और फिर उठ खड़ा हुआ। जरूर श्रीधर किसी दुर्घटना का शिकार हो गया था। जगनानी के मन में उस घड़ी एक बार भी यह संभावना न उपजी कि श्रीधर माल लेकर चंपत हो गया भी हो सकता था। आखिर वह नौजवान छोकरा था और मटके की कलेक्शन का कोई और छोर नहीं होता था। ग्राहक के मिजाज और जेब का भी कुछ पता नहीं लगता था। लोग मटके पर एक इकलौता रुपया लगाने वाले भी होते थे और हजारों रुपये लगाने वाले भी होते थे। अभी पिछले हफ्ते मूसा के एक ग्राहक ने सिंगल नंबर पर 30,000 रुपया लगाया था। जगनानी की निगाह में कंपनी से धोखाधड़ी करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। उसने एक टैक्सी की और कोलाबा पहुंचा, जहां की एक आलीशान इमारत में गोविंद दत्तानी रहता था। उसकी बीवी ने उसे बताया कि वह घर पर नहीं था। उसे एकाएक कहीं जाना पड़ गया था और वह 6 बजे से पहले लौट कर आने वाला नहीं था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कलेक्शन के जमा होने के वक्त दत्तानी हमेशा उपलब्ध रहता था। अगर उसे कहीं जाना पड़ जाता था, जो कि कम ही होता था, तो वह अपने पीछे अपने बराबर के दर्जे का एक ओहदेदार कलेक्शन के लिए छोड़कर जाता था। जरूर कोई खास ही बात हो गई थी, जो कि दत्तानी खुद भी वहां नहीं था और उसने ऐसा कोई इंतजाम भी नहीं किया था। उसने 6 बजकर दोबारा लौटकर आने का फैसला किया। वह उस बस स्टैंड पर आ खड़ा हुआ जहां से महालक्ष्मी रेसकोर्स की बस जाती थी, लेकिन कुछ क्षण बाद उसने टैक्सी करना ही मुनासिब समझा। आखिर जेब में मौजूद रकम की सलामती का सवाल था। आज उसकी उम्मीद से ज्यादा कलेक्शन हुई थी। 456 रुपए बतौर कमीशन उसने कमाए थे, जिसमें से वह कोलाबा से महालक्ष्मी रेसकोर्स तक का टैक्सी का भाड़ा खर्चना अफोर्ड कर सकता था।
रेसकोर्स में उसने बेतहाशा भीड़ पाई। उस वक्त दूसरी रेस होकर हटी थी और तीसरी की तैयारियां चल रही थी। वह बुकिंग विंडोज पर पहुंचा। चंदेल उसे दिखाई ना दिया। पता नहीं वह वहां था भी या नहीं, या भीड़ में उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तीसरी रेस के घोड़ों के नाम बोर्ड पर चमक रहे थे। रूपचंद जगनानी ने काली घटा पर 200 रुपए लगा दिए। उसके एक एजेंट ने ही उसे यह टिप दी थी कि तीसरी रेस में काली घटा के जीतने की पूरी संभावना थी। उसे और भी टिप मिली थी, लेकिन वे सब अभी अगली रेसों से ताल्लुक रखती थी। तभी बुकिंग विंडोज बंद होने लगी। वह इस बात की तरफ इशारा था कि रेस शुरू होने वाली थी। वह ट्रैक पर पहुंचा। एक घंटी बजी। फिर भीषण शोर शराबे के बीच रेस शुरू हुई। काली घटा का 6 नंबर था। जगनानी की निगाहें 6 नंबर के घोड़े पर और उसके नीली टोपी वाले जॉकी पर जैसे चिपक कर रह गई। 6 नंबर का घोड़ा 6ठे नंबर पर आया। निराश जगनानी ने टिकट के पुर्जे करके हवा में उड़ा दिए। चौथी रेस की भी उसे टिप मिली थी कि वंडर बॉय श्योर बैट था। वह दांव लगाते लोगों के बीच घुमा फिरा तो उसे वंडर बॉय का कोई नाम तक लेता सुनाई ना दिया। बहुत सोच विचार कर उसने किस्मत पर 400 रुपए लगा दिए। आखिर हर तरफ किस्मत किस्मत ही जो हो रहा था। चौथी रेस हुई। वंडर बॉय पहले नंबर पर आया और किस्मत आखिर में। जगनानी मन ही मन बहुत भुनभुनाया। अब उसे श्योर बैट को नजरअंदाज करने का अफसोस होने लगा। आखिर टिप्स किसी बुनियाद पर ही दी जाती थी। एक टिप फेल हो गई थी तो उसे दूसरी से किनारा नहीं कर लेना चाहिए था। पांचवी रेस की भी टिप उसे मिली थी। तूफान के जीतने की गारंटी की टिप सीधे स्टेबल से आई बताई जाती थी। लोगों में भी तूफान का चर्चा जोरों पर था, लेकिन रकम 200 रुपए उसके पास अपने थे और 456 रुपए उसने अपनी कमीशन के कलेक्शन में से निकाले थे। अब उसके पास तो कुल जमा 56 रुपये ही मौजूद थे। क्या करे? 600 रुपए की हार का गम खाकर घर का रुख करे, या उसका हाथ बार बार अपने कोट की भीतरी जेब में मौजूद उस लिफाफे को छूने लगा जिसमें कलेक्शन की रकम थी। तूफान के जीतने की पूरी गारंटी थी। अगर वह कलेक्शन की रकम में से सिर्फ 200 रुपए निकालकर तूफान पर लगा देता तो उसकी हार भी कवर हो जाती और 200 रुपए वह जीत भी जाता। सिर्फ 200 रुपए। आखिर तूफान ने जीतना तो था ही, लेकिन उस रेस में बिजली भी हॉट फेवरेट था। अगर वो जीत गया तो बिजली तूफान, ये दो शब्द हथौड़े के मानिंद उसके जहन में बजने लगे। अगर वह फिर हार गया तो उसके शरीर में सिरन दौड़ गई तो उसका बहुत बुरा अंजाम हो सकता था। कंपनी की अमानत में खयानत उसे बहुत महंगी पड़ सकती थी। उसकी जान पर आ बन सकती थी। लेकिन 200 रुपए की क्या बात थी? 200 रुपए तो वह किसी से उधार भी ले सकता था। अरे, एकाएक कोई बोला, इकबाल सिंह आ गया। जगनानी की निगाह खुद ब खुद उधर चली गई जिधर इकबाल सिंह के नाम का शोर गूंज रहा था। इकबाल सिंह को उसने एक मर्सिडीज कार में से उतरते देखा। उसके साथ उसके 4 सशस्त्र बॉडीगार्ड थे। बेशुमार निगाहें उस वक्त मुंबई के अंडरवर्ल्ड के मौजूदा बादशाह पर टिकी हुई थी। जगनानी के कदम बेसाख्ता उस ओर उठ चले। 12 साल पहले इकबाल सिंह कंपनी का एक मामूली प्यादा था और चाल में जगनानी का पड़ोसी था। जब उसके साथ मोटरसाइकिल दुर्घटना वाली ट्रेजेडी हुई थी तो उसी ने जगदानी पर तरस खाकर उसे इलाके का मटका एजेंट बनवाया था और फिर उसी ने उसे मटका कलेक्टर बनवाया था। जुर्म के रास्ते पर दोनों साथ चले थे, लेकिन इकबाल सिंह कहां पहुंचा था और वो कहां पहुंचा था। इकबाल सिंह प्यादे से ओहदेदार, ओहदेदार से टॉप का ओहदेदार और फिर कंपनी का बादशाह बन गया था, जबकि वह मटका एजेंट से मटका कलेक्टर की तरफ एक ही कदम सरका सका था। लोग इकबाल सिंह को घेरे खड़े थे और उससे टिप हासिल करने के लिए उसकी खुशामदें कर रहे थे। जगनानी भीड़ के करीब पहुंचा तो ठिठक गया। पता नहीं आज का इकबाल सिंह उसे पहचानता भी है या नहीं, या पहचान कर भी नजरअंदाज कर देगा उसे। आखिर वह उसी निजाम का टॉप बॉस था जिसका कि जगनानी एक अदना सा मामूली सा मुलाजिम था। तभी इकबाल सिंह की निगाह उस पर गई। रूपचंद, वह बोला। सब हैरानी से जगनानी को देखने लगे। आखिर कौन था वो खुशकिस्मत जिसे इकबाल सिंह इतनी आत्मीयता से पुकार रहा था। फिर इकबाल सिंह उसके करीब पहुंचा और उससे बगल गिर होकर मिला। क्या हाल चाल है रूपचंद?
वह मुस्कुराता हुआ बोला, अच्छा है। जगनानी संकोचपूर्ण स्वर में बोला, तेरे को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे भी। कई सालों बाद मिला तू। जगनानी क्या जवाब देता। मिलने की खातिर उसकी कहीं इकबाल सिंह तक पहुंच हो सकती थी। एक मामूली मटका कलेक्टर, और उस जैसा मटका कलेक्टर कोई मुंबई के बेताज बादशाह के पास भी उसे फटकने देता। और तेरे छोकरे का क्या हाल है? इकबाल सिंह ने कहा, अच्छा है। वैसे दुश्मनी वाला काम किया तूने इकबाल सिंह के साथ। क्या? अपने छोकरे को पुलिस में जब भर्ती करा दिया। साथ ही उसने जोर का अट्टहास किया। जगनानी ने बेचैनी से पहलू बदला। खैर कोई बात नहीं। इकबाल सिंह उसकी पीठ पर एक ढोल जमाता हुआ बोला, अपने काम से काम रखे तो हमें क्या फर्क पड़ता है। और मेरे लायक कोई सेवा? सेवा? अरे नहीं नहीं नहीं, मेहरबानी। मैं पहले ही तुम्हारे एहसानों के तले दबा हुआ हूं, तुम ना होते तो। अरे छोड़ो पुरानी बातें। दोस्त की मदद कोई एहसान जताने के लिए थोड़ा ही करता है। जगनानी खामोश रहा। इकबाल सिंह ने अपनी जेब से 100 के नोटों का एक मोटा बंडल निकाला और अपने एक बॉडीगार्ड को देते हुए बोला, यह आबे हयात पर लगा करा। इकबाल सिंह के मुंह से आबे हयात का नाम निकलने की देर थी कि जाने कितने ही लोग दांव लगाने बुकिंग विंडोज की तरफ दौड़ पड़े। देखा सालों को। इकबाल सिंह मुंह बिगाड़कर बोला, समझते हैं कि मुझे हार जीत की कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है। माना कि मेरे घोड़े भी रेस में दौड़ते हैं, लेकिन दूसरे के घोड़ों का क्या पता लगता है। लेकिन ये साले समझते हैं कि जिस घोड़े पर इकबाल सिंह ने पैसा लगा दिया वो जीता ही जीता। साले बेवकूफ नहीं जानते कि इकबाल सिंह भी औरों की तरह हार जीत का रिस्क लेकर ही रेस खेलता है। फिर वह यूं बोला जैसे उसे तभी सूझा हो, तू भी तो कहीं रेस खेलने नहीं आया रूपचंद? रूपचंद का सिर स्वयमेव सहमति में हिल गया। बढ़िया, इकबाल सिंह बोला, बढ़िया। आबे हयात के जीतने की कितनी उम्मीद है? एकाएक जगनानी व्यग्र भाव से बोला। ओहो, इकबाल सिंह उपहासपूर्ण स्वर में बोला, तो तेरे को भी इकबाल सिंह से हॉट टिप चाहिए? बताओ तो प्लीज। उम्मीद मुझे पूरी है। आबे हयात के जीतने की उम्मीद है, तभी तो मैंने उस पर 20,000 रुपए लगाए हैं। फिर इकबाल सिंह गंभीरता से बोला, लेकिन गारंटी कोई नहीं। गारंटी चाहता है तो वो 8वीं और आखिरी रेस में शीश महल की है। वो रेस मैंने, एकाएक उसका स्वर बेहद धीमा हो गया, फिक्स करवाई हुई है। शीश महल पर चाहे अपनी कमीज तक लगा देना, श्योर विन है। शीश महल, 8वीं रेस, श्योर विन। तभी इकबाल सिंह उसकी पीठ पर आखिरी ढोल जमाकर वहां से विदा हो गया। 5वीं रेस की बुकिंग बंद होने की वार्निंग बेल बज रही थी। वह दौड़कर बुकिंग में पहुंचा। इकबाल सिंह ने जिस घोड़े पर 20,000 रुपए लगाए थे, वह उस पर 200 रुपए तो लगा ही सकता था, लेकिन वो कहता था कि गारंटी कोई नहीं थी, जबकि तूफान की उसे गारंटी दी गई थी और हॉट फेवरेट बिजली बताया जाता था। हद से ज्यादा उलझन में फंसे हुए जगनानी ने खिड़की बंद करते क्लर्क के हाथ में जबरन 200 रुपए ठूसते हुए कहा, 200 रुपए आबे हयात पर? नहीं, तूफान पर। उस रेस में आबे हयात इतनी सहूलियत से जीता जैसे सिर्फ वही दौड़ता रहा हो, बाकी घोड़े पैदल चले हो। तूफान दूसरे नंबर पर आया। जगनानी को लगा कि अगर आबे हयात पर इकबाल सिंह की नजरें इनायत न होती तो जरूर तूफान ही वह रेस जीतता। सब रेस फिक्स हुई होती है। कोई भुन बना रहा था, आबे हयात इकबाल सिंह का घोड़ा है, वो क्या अपने घोड़े को हारने देगा? देखा कैसे आराम से जीत गया इकबाल सिंह का घोड़ा। मैं कहता हूं जिस घोड़े पर इकबाल सिंह मोटा रोकड़ा लगाएगा वो तो जीता ही जीता। उन शब्दों से जगनानी को बड़ा सुकून हासिल हुआ। अब इकबाल सिंह के 8वीं रेस के घोड़े की उसे इनसाइड इंफॉर्मेशन प्राप्त थी। इकबाल सिंह ने उसके जीतने की इतनी गारंटी की थी कि कहा था कि वह चाहे उस पर अपनी कमीज तक दांव पर लगा दे। अगली 2 रेसें उसने खामोशी से देखी। फिर 8वीं और उस रोज की आखिरी रेस की घोषणा हुई तो शीश महल की फिर तस्दीक के लिए उसने इकबाल सिंह को तलाश करने की कोशिश की। वो उसे कहीं दिखाई ना दिया। वह बड़े व्याकुल भाव से उसे हर तरफ तलाशने लगा। वो कहीं नहीं था। बुकिंग बंद होने की आखिरी बेल बजी तो वह दौड़कर बुकिंग विंडो पर जा पहुंचा। शीश महल, श्योर विन, चाहे अपनी कमीज तक दांव पर लगा देना। शीश महल पर 40,000, वह विक्षिप्तों की तरह चिल्लाता हुआ बोला। अब उसका दिल नगाड़े की तरह धाड़ धाड़ बजने लगा। आखिरी क्षण पर तो उसका जी चाहा कि अपने नोट क्लर्क से वापस ले ले।
लेकिन तभी क्लर्क ने उसके हाथ में टिकटें थमा दी और खिड़की बंद कर दी। पसीने से नहाया हुआ जगनानी वहां से हटा। उसको अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। उसकी जुबान चमड़े की तरह सूख गई थी और दोहरी होकर उसके गले में अटकी जा रही थी। उसकी कनपटियों में खून धाड़ धाड़ बज रहा था। उसे लगने लगा था कि अगर उसे फौरन पानी नसीब ना हुआ तो वह वहीं गिरकर मर जाएगा। रेक्सकोर्स के रेस्टोरेंट में जाकर उसने 4 गिलास पानी पिया। जब वह वापस लौटा तो उसने पाया कि रेस शुरू हो चुकी थी। अब वह अपनी मूर्खता पर पछता रहा था। उसने कंपनी का रुपया दांव पर लगा दिया था। अगर वह हार गया तो नहीं, वो कैसे हार सकता था। खुद इकबाल सिंह ने उस रेस में शीश महल के जीतने की गारंटी की थी। इकबाल सिंह कोई मामूली आदमी थोड़ा ही था। जब उसने रेस फिक्स कराई हुई थी तो कोई सी भी गड़बड़ कैसे हो सकती थी। आज तो वो यहां से 2 लाख रुपए जीत कर जाने वाला था। विंद पर शीश महल का भाव 1 पर 6 का था। वह कांपते हाथों में अपनी 40,000 की टिकटें थामे मन ही मन भगवान को याद करता रहा। घोड़ों की दिशा में देखने की उसकी हिम्मत ना हो रही थी। अगर शीश महल और घोड़ों से पीछे हुआ तो। शीश महल, कोई चिल्लाया, शीश महल सबसे आगे है। उसने तब भी आंख न खोली। वह पूर्ववत ईश्वर से शीश महल की जीत की प्रार्थना करता रहा। शीश महल पिछड़ रहा है। तभी कोई चिल्लाया। जगनानी के प्राण कांप गए। बख्तावर आगे निकल गया, बख्तावर जीत गया। सब मिली भगत है। कोई गुस्से में बोला, सब मिली भगत है। शीश महल अच्छा खासा जीत रहा था। जॉकी ने जानबूझकर उसे नहीं जीतने दिया। जगनानी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे अपनी आत्मा अपने शरीर से किनारा करती मालूम होने लगी। तभी किसी का जोर का धक्का उसे लगा तो वह लड़खड़ा गया। आखिरी रेस के बाद सबको वहां से कूच करने की जल्दी होती थी, इसीलिए धक्का मुक्की का माहौल पैदा हो जाना लाजिमी हो जाता था। अपना संतुलन कायम रखने की कोशिश करते हुए उसने आंखें खोली। भीड़ के रेले के साथ लड़खड़ाता हुआ वह बाहर को बढ़ा। पसीने से नहाई उसकी मुट्ठी में टिकटों की लुगदी बन गई थी, लेकिन फिर भी उससे टिकटों को फेंकते नहीं बन रहा था। एक दीवानगी के आलम में वह कंपनी के 40,200 रुपए रेस में हार गया था। कंपनी के 45,158 रुपए में से अब उसके पास सिर्फ 4,958 रुपए शेष थे। इकबाल सिंह, जिसकी सालों से उसने सूरत नहीं देखी थी, घड़ी भर को उसके सामने नमूदार हुआ था और उसका सर्वनाश कर गया था। अब वह इतनी मोटी रकम की भरपाई करता तो कैसे करता। उसके बेटे के पास अपने बाप को देने के लिए 40,000 रुपए होते भी तो वह उससे मांगता कैसे। अशोक को तो वह किसी सूरत में नहीं मालूम होने दे सकता था कि वह मटका कलेक्टर था और कंपनी के 40,000 रुपए रेस में हार चुका था। तो उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा। दोस्तों, इस बेहद दिलचस्प कहानी को आप सुन रहे हैं गॉगल गुरु ऑडियो बुक्स की नई प्रथा के अंतर्गत, जो कि है पेड ऑडियो बुक्स। यह इसका निशुल्क एपिसोड था। इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए आपको पे करने हैं मात्र 20 रुपीज इसके सारे एपिसोड्स के लिए, जो कि आपको पे करना है हमारे पेटीएम नंबर 9981046977 पर। फोन पे ऑप्शन भी है और पेटीएम ऑप्शन भी। तो हमें उम्मीद है आप आगे की कहानी जरूर सुनना चाहेंगे और इसके लिए मात्र आपको एक नाम मात्र का शुल्क देना है हमारी पेड ऑडियो बुक्स के तहत, जिसकी की लिंक आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेज दी जाएगी, जैसे कि आपको यह लिंक प्राप्त हुई है एपिसोड नंबर 1 की। तो मिलते हैं इसके आगे के एपिसोड्स में। थैंक यू।